अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाकर वो देख लो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया उसे पता है कि मैंने सुबह वीडियो डाल दी थी, लेकिन कॉपीराइट आ गई। चलो अब दोबारा वीडियो डाल दी है तो एंजॉय करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पार्ट 1 में हमने देखा था ली बाय को मोटर सेक्टर में लेकर जाता है। वहाँ बाय को एक मैजिकल बर्तन मिलता है जिससे किसी भी चीज़ की पावर बढ़ाई जा सकती है। तब बाय को स्पिरिट सेक्टर में आए हुए 1 साल हो जाता है, लेकिन उसने कोई भी हर्ब्स कलेक्शन का मिशन नहीं किया। इसलिए इसे लॉ एनफोर्समेंट वाले पनिशमेंट के लिए एक मिशन पर भेजते हैं। उन्हें एक लड़के को ढूंढना है जिसका नाम हुईएंग है, जो मे का भाई होता है। बाओ ने बाय को बताया था फैंग तुम्हें मारने का चांस मिस नहीं करेगा। तब मिशन पर फैंग बाय को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में खुद ही ट्रैप में फंस जाता है। लूशियन क्लैन वाले ब्लड सेक्टर के साथ मिलकर कुछ बड़ा इवल प्लान कर रहे होते हैं और इसका स्पिरिट सेक्टर को ना पता चले, इसलिए वो बहुत सारे हाई लेवल कल्टीवेटर्स बाय की टीम के पीछे भेजते हैं। तब बाय हुईएंग और फे को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करता है, लेकिन एक 9th लेवल का कल्टीवेटर इस पर अटैक करता है। बाय इस कल्टीवेटर को मार देता है। तब बाय को केव में एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जिसकी हेल्प से बाय अनटैंक स्किन का सिल्वर लेवल कर लेता है। फिर वो बूढ़ा आदमी इसे मिसिंग अनटैंक स्क्रॉल देता है। उधर स्पिरिट सेक्टर में सबको लगता है कि बाय मार गया और इसका फ्यूनरल मनाते हैं, लेकिन तब बाय वापस आ जाता है। अब आगे सब खुश होते हैं कि बाय बच गया और सोचते हैं आखिर बाय इतनी डेंजरस जगह से बचकर कैसे आया। बाय के दोस्त टेंपल के बाहर वेट कर रहे होते हैं। सारे सेक्टर चीफ बाय से मिलना चाहते हैं। अंदर बाय सारी स्टोरी बताता है, माउंटेन में क्या क्या हुआ। बाय के फटे हुए कपड़े देखकर एल्डर सोचते हैं बाय बहुत मुश्किल से बचकर आया है। बाय उनसे माफी मांगता है कि वो फैंग को नहीं बचा पाया। बाय जानबूझकर ये वाले फटे हुए कपड़े पहनकर आया है ताकि उनको लगे कि उसने बहुत सेक्रीफाइस किया है। युआन बताता है कि सेक्टर ने बाय को प्रमोट करके इनर डिसाइपल बना दिया है और इसे ऑनर डिसाइपल का टाइटल दिया है। बाय को बताया जाता है कि दूसरे ऑनर डिसाइपल सेक्टर की हिस्ट्री के बड़े लोग थे, लेकिन अब वो सब इस दुनिया में नहीं है। युआन बताता है, मैं फेमस एल्डर लिन लुओ का स्टूडेंट हूँ और मैंने तुम्हें डायरेक्ट डिसाइपल चुना है। बाय को समझ नहीं आती कि युआन क्या कहना चाहता है और पूछता है कि मेरा रिवार्ड कहाँ है। बाय को बताया जाता है कि उसे पहले ही बड़ा रिवार्ड मिल गया है, वो जब चाहे मास्टर से मिल सकता है। बाय कहता है ये कैसा रिवार्ड है और उन्हें बताता है कि उसने स्पिरिट सेक्टर के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है और फिर जब भी चांस मिलेगा वो सेक्टर के लिए अपनी जान भी दे देगा। तब चीफ ली आते हैं और बाय उन्हें कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपको दुखी किया। ली भी ड्रामा करता है और बाय से कहता है कि वो भी बाय को कुछ देना चाहता है, लेकिन वो कोई वेपन नहीं दे सकता क्योंकि वो एपोथेकेरी है जो मेडिसिन में कल्टीवेट करते हैं। बाय फेक इमोशन दिखाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे स्पिरिट सेक्टर को बचाने का चांस मिला, इतना ही काफ़ी है। युआन को समझ आ जाती है ये क्या कर रहे हैं, इसलिए वो बाय को डिवाइन क्रेन शील्ड देता है जिसमें एक इमोर्टल क्रेन की सोल है जो एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर का अटैक ब्लॉक कर सकती है। बाय को एक गोल्डन क्रो सोर्ड भी दी जाती है जिसमें गोल्डन क्रो की सोल है। ये सोर्ड यूज करने वाली की कल्टीवेशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है और इस पर उड़ भी सकते हैं, लेकिन ये सोर्ड बहुत भारी होती है और सबको ये सुनकर गुस्सा आता है जब बाय कहता है इसकी जगह कुछ और नहीं मिल सकता। बाहर बाय के दोस्त पहले बाय से मिलना चाहते हैं और एक दूसरे को दिक्कत देते हैं। बाय को गए हुए बहुत टाइम हो गया है, इसलिए वो बाय को बताते हैं जब से वो गया है सेक्टर में क्या क्या हुआ। बाय भी अपनी स्टोरीज बताता है कैसे वो लूशियन क्लैन वालों से लड़ा। मैं उसे उस एरिना में लेकर जाती है जहाँ बाय और फे ने फाइट की थी और वो वाला प्लांट भी अब एक बड़ा ट्री बन गया है। वो बताती है पहले तो लोग यहाँ तुम्हारी याद में आते थे, लेकिन फिर ये विश मांगने के लिए फेमस हो गई। मैं कहती है कि मेरी विश तो पहले ही पूरी हो चुकी है और बाय से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। बाय फे का सोच रहा होता है, तब बाय को बताया जाता है कि फे को सब ढूंढ रहे हैं और डोंगलन सिटी में भी फे नहीं मिली। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और फे का कुछ भी पता नहीं। बाय सोचता है कि फे कहाँ चली गई। मैं बाय से कहती है कि फे लकी है कि बाय को उसकी फिक्र हो रही है। मैं कहती है कि फे को कोई काम याद आ गया होगा और वो वापस आ जाएगी। मैं कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाय मे को थैंक्स कहता है। तब बाय देखता है कि दूसरे सेक्टर के लीडर्स ने भी उसे गिफ्ट्स भेजे हैं। बाय मार्शल बाय के नेम से फेमस हो गया है। तब बात कर रहे होते हैं कि बाय को गोल्डन क्रो सोर्ड मिली है और बाय साहब को वो सोर्ड दिखाता है। सोर्ड की रोशनी की वजह से वो सब उसे देख नहीं पाते, लेकिन जब बाय उसे वापस रखता है तो उसे कहते हैं फिर से दिखाओ। बाय जब सिटी में घूम रहा होता है तो सब इसे रिस्पेक्ट दिखाते हैं। एल्डर्स कहते हैं कि बाय सिटी सिटी जाकर तमाशा कर रहा है और सोचते हैं कि बाय यहाँ नहीं आ पाएगा, लेकिन वो गलत होते हैं। बाय अपनी सोर्ड पर उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। बाय की इन हरकतों की वजह से सब परेशान होते हैं। बाय बाव से पूछता है और कौन सी जगह रह गई है। बाव बताता है कि हमने सारे सिटी विजिट कर लिए हैं। बाय जो से कहता है कि तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा और अपनी स्टोरी बताने लगता है, लेकिन वो चली जाती है। बाय और बाव फ्लाइंग सोर्ड पर उसका पीछा करते हैं, लेकिन बैलेंस खराब होने की वजह से नीचे गिर जाते हैं। तब बाय को किसी की आवाज़ आती है। ये चैन होता है। चैन कह रहा होता है, जब मेरे पास चांस था तब मुझे बाय को ख़त्म कर देना चाहिए था। तब बाय नीचे आता है और चैन से कहता है तुम्हें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
तुम जैसे यंग लड़के इस सेक्टर का फ्यूचर हैं और तुम्हें अपने भाई फैंग की मौत से सबक सीखना चाहिए। तब चैंग भागने लगता है और बाय उसे रोक कर कहता है वो उससे कुछ और देर बात करना चाहता है। चैन को लगता है कि बाय इसके साथ कुछ करेगा और बताता है कि ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मेरे मास्टर का नाम TNU है। बाय को नहीं पता कि वो कौन है और वो चैन को अपने एल्डर से ऐसे बात करने पर सबक सिखाना चाहता है। तब TNU इन्हें रोकता है और कहता है कि बाय एक ओनर डिसाइपल है, मैं ऐसे नहीं मानता। बाय को गुस्सा आता है, लेकिन वो TNU की पावर देखकर शॉक हो जाता है। TNU कहता है वो बाय को बताएगा कि उसकी औकात क्या है। ये कहकर वो चला जाता है और बाय को TNU पर बहुत गुस्सा आता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक आदमी बताता है कि बहुत सारे क्लैन बाय के पीछे हैं। लीडर ऑर्डर करता है जितने आदमी चाहिए लेकर बाय के पीछे जाओ। मैं ये सब सुनकर घबरा जाती है जो उसकी फैमिली बाय के साथ करना चाहती है। उधर सेक्टर में बाय TNU को लेकर अभी भी गुस्से में होता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो TNU से पहले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच कर दिखाएगा। वहां तक पहुंचने के लिए वो अपनी सारी जमा पूंजी लगाने के लिए तैयार है। इसलिए वो एक हर्ब शॉप पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पेल बनाने के लिए चीजें लेने जाता है। ये एलिक्सर इतना सस्ता नहीं है क्योंकि ये ग्रेड 3 का एलिक्सर है। बाय कहता है वो अपना सारा सामान देकर ये चीजें बाय कर लेगा। बाय हैरान होता है जब शॉपकीपर उसे सिर्फ एक जड़ी बूटी देता है और बताता है कि इसका सामान किसी काम का नहीं है। बाय को बताया जाता है कि एक ऑक्शन होने वाला है। अगर बाय उसमें कोई वैल्यूएबल आइटम ऑक्शन करे तो रातों रात अमीर हो सकता है। बाय कहता है कि मैं अभी के लिए बस सेकंड ग्रेड लो क्वालिटी आइटम ही बना सकता हूँ। इसे बताया जाता है कि पिछले ऑक्शन में एक लो क्वालिटी आइटम 500 स्पिरिट स्टोन का बिका था। बाय सुनकर फिर से मोटिवेट हो जाता है और एक सेकंड ग्रेड पिल बनाने जाता है। बाय कॉल्ड्रन में स्पिरिचुअल फायर लगाता है और फिर एक एक करके सारे हर्ब्स को एक पिल में बदलता है। बाय कॉन्फिडेंट है कि उसने हर एक स्टेप अच्छे से किया है, लेकिन फिर अचानक उसकी सारी पिल्स जल जाती हैं। बाय अगली बार भी फेल हो जाता है, लेकिन तब वहाँ उसे एक बॉक्स पड़ा हुआ मिलता है। बाय पूछता है अगर ये किसी का नहीं है तो मैं ले रहा हूँ। पास कुछ लोग कहते हैं एक बार बाय ने ये बॉक्स उठा लिया तो फिर बाय फंस जाएगा। कुछ टाइम बाद तब ऑक्शन के लिए एक्साइटेड होते हैं। बाय छुप रहा होता है क्योंकि सिटी में से सब जानते हैं। बाय देखता है यहाँ सब लोग फेमस क्लैन के मेंबर्स हैं और वो तीनों एलिक्सर्स को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेगा। हुयन भी ऑक्शन में हिस्सा लेने आया है, लेकिन मे बाय से छुप रही होती है। ऑक्शन वाली लड़की ऑक्शन शुरू करती है। वो लड़की बताती है कि आज का ऑक्शन स्पेशल होने वाला है क्योंकि स्पिरिट सेक्टर के नॉर्थ और साउथ बैंक में बैटल होने वाली है। ऑक्शन का पहला आइटम एक ग्रीन ड्रैगन हॉर्न होता है जो बाय को इतना स्पेशल नहीं लगता, लेकिन इसकी बोली भी 700 स्पिरिट स्टोन से शुरू होती है और आखिर में ये आइटम 1000 स्पिरिट स्टोन का बिक जाता है। ये देखकर बाय को लगने लगता है ऑक्शन में आने का डिसीजन सही था। बाय ये देखकर शौक होता है कि यह आइटम जो ने बाय की है और उसे आवाज देता है। ऐसा करने से वो आदमी जो बाय को ढूंढ रहे होते हैं उसे देख लेते हैं। बहुत सारे आइटम 1000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन के बिकते हैं। बाय पहली बार ऑक्शन को देखकर हैरान होता है कि कैसे लोग पैसे लगा रहे हैं। कुछ टाइम बाद ऑक्शनियर बताता है आखिरी 3 आइटम एक ही पर्सन के हैं। बाय को समझ आ जाती है कि अब उसकी बारी है और पहली आइटम दिखाई जाती है। ये पर्पल की एसेंशियल पिल है, एक सेकंड ग्रेड लो क्वालिटी आइटम। इसकी प्योरिटी 60% है। बाय हैरान होता है कि शुरू की बोली सिर्फ 100 स्टोन से स्टार्ट हुई है क्योंकि पिल बनाने का खर्चा 60 स्टोन था। लोग कहते हैं उन्हें बिलीव नहीं हो रहा, कोई इतना लो क्वालिटी आइटम ऑक्शन कैसे कर सकता है जबकि बाकी सारे आइटम एक ट्रेयर थे। बाय सबसे कहता है कि बिड लगाओ और सोचता है क्यों ये आइटम दूसरे आइटम्स की तरह सेल नहीं हो रही। बाय बताता है कि कैसे उसने 3 महीने लगाकर ये पिल बनाई और बताता है कि तुम लोगों को अभी इसकी असल वैल्यू का नहीं पता, और एक स्पीच देता है कैसे ये पिल तुम्हारी कल्टीवेशन के ब्रेक थ्रू में हेल्प करेगी। और फिर लोग 5000 से ज्यादा बोली लगाने लगते हैं और हम देखते हैं कि बाय ये सपना देख रहा होता है और हुयन बताता है कि कोई भी बिड नहीं कर रहा, इसलिए ऑक्शन वाले अगली आइटम की बोली शुरू करने वाले हैं। बाय की अगली आइटम पहले वाली से थोड़ी सी ही अच्छी होती है और इसकी बोली भी 100 स्टोन से शुरू होती है। बाय ये आइटम ज्यादा पैसों में बेचना चाहता है, चाहे इसे खुद ही बोली क्यों न लगानी पड़े। बाय 101 स्टोन्स की बोली लगाता है और सब सोचते हैं कि मार्शल बाय इस पिल पर क्यों बोली लगा रहा है और सोचते हैं कि शायद इस पिल में कोई खास बात है। तब और लोग भी बोली लगाने लगते हैं और बाय आखिर में बोली को 205 स्टोन तक लेकर जाता है, लेकिन बाय की लालच की वजह से वो अपना ही एलिक्सर डबल प्राइस में खरीद लेता है। बाय ऐसे दिखाता है कि वो ठीक है ताकि किसी को पता न चले कि वो एलिक्सर इसका था। ऑक्शन वाली लड़की बताती है कि अब लास्ट आइटम एक बार फिर एक पिल है। ये सुनकर सबको गुस्सा आता है, लेकिन वो बताती है कि ये पिल 3 बार स्पिरिट रिफाइन हुई है, इसलिए ये एक सुपीरियर आइटम है। हुयन बताता है कि किसी भी चीज को 3 बार स्पिरिट रिफाइन करना बहुत मुश्किल है और एक ग्रैंड मास्टर भी बहुत बार फेल होने के बाद 3 बार स्पिरिट रिफाइन कर पाएगा। बाय फिर से कॉन्फिडेंट हो जाता है, लेकिन सब कहते हैं कि रिफाइन करने वाला बेवकूफ था, एक लो ग्रेड पिल पर अपनी लक और एनर्जी वेस्ट करता रहा। ऑक्शन वाली बताती है कि ये पिल स्पेशल है क्योंकि इस पर टर्टल का सिंबल बना है। सब इस निशान को पहचान लेते हैं। जो भी इस सिंबल को देखकर दुखी होती है क्योंकि वो टर्टल से हार गई थी, लेकिन वो भी इस टर्टल जैसा बनना चाहती है। मैं भी इस टर्टल की फैन है।
बाय बताता है कि उसे पहले से ही पता था और लोग कहते हैं कि पहली वाली 2 पिल्स बस एक टेस्ट था और टर्टल हमें कुछ सिखाना चाहता था। बाय बताता है कि ये पिल एक ट्रायर है और इसकी बोली 1000 स्पिरिट स्टोन से शुरू होती है। जल्दी ही बोली 5000 तक पहुंच जाती है। मैं अपनी आइडल की कलेक्शन किसी को नहीं देना चाहती और 6000 की बोली लगाती है और फिर इससे ज़्यादा जो बोली लगाती है और फिर दोनों एक से बढ़कर एक बोली लगाते हैं। आखिर में मैं 1 लाख स्टोन की बोली लगा देती है। हुईयान इसे रोकता है लेकिन फे बताती है कि ये ऑक्शन मेरी फैमिली का है। बाय को बिलीव नहीं हो रहा कि वो अमीर हो गया है। बाय में से कहता है कि तुम टर्टल की बड़ी फैन हो। तब मैं बताती है कि मैंने ये पिल तुम्हारे लिए ली है। बाय को बुरा लगता है और डिसाइड करता है कि अब उसको अपना सीक्रेट बता देना चाहिए। बाय सबको बताता है मैं ही वो टर्टल हूँ, लेकिन कोई भी इसकी बात पर बिलीव नहीं करता क्योंकि सबको पता है कि बाय कितना शो ऑफ करता है। मे को पता है कि बाय सच बोल रहा है। बाय मे के पीछे जाता है लेकिन 2 लड़कियां इसे रोक लेती हैं। वो शादी के बारे में बात करना चाहती हैं क्योंकि बाय ने वो जो बॉक्स लिया था वो जहेज था। तब कुछ और लड़कियां भी बाय को पकड़ लेती हैं। बाय कहता है कि वो अभी एक छोटा बच्चा है। मैं बाय को बचाने की कोशिश करती है और उधर बाय नीचे से बाहर निकल जाता है। बहुत सारे आदमी अपनी बेटी का हाथ बाय को देना चाहते हैं और इसे बहुत सारे स्टोन्स ऑफर करते हैं और कुछ कहते हैं कि वो बाय को एलिक्सर भी देंगे। बाय कहता है ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए मुझे डिसाइड करने के लिए थोड़ा टाइम दो। मैं आकर इन सब को रोकती है। मैं बताती है कि जब भी मेरी फैमिली ने कहा कि बाय से शादी करो तो मैंने मना कर दिया क्योंकि कोई भी लड़की बाय को डिजर्व नहीं करती। तब वहाँ लॉ एनफोर्समेंट वाले आ जाते हैं और बताते हैं कि बाय अभी छोटा है और इसे अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए और बाय 100 साल तक शादी नहीं कर सकता। बाय सुनकर शौक होता है और फिर उसे याद आता है कि वो अब इतना सारा जहेज नहीं ले पाएगा। कुछ टाइम बाद तब बात कर रहे होते हैं कि कैसे बाय ने खुद को एलिक्सर पवेलियन में बंद कर लिया है। बाय सोचता है कि फेमस होने से कुछ नहीं मिलेगा और इमॉर्टल बनना ही अब मेरा गोल है। लेकिन बाय फिर पिल बनाने में फेल हो जाता है और इस बार पवेलियन को डैमेज करने की वजह से इसे यहाँ आने पर लाइफ टाइम बैन लग जाता है। उधर युआन ली के साथ गो खेल रहा होता है और बताता है कि आज बाय ने पवेलियन को डैमेज किया। ली को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गिर कर ही इंसान सीखता है और एक अपोथेकेरी बनना इतना ईजी नहीं है। उधर बाय अब अपने घर में पिल रिफाइन करने लगता है। वो एक पिल बनाता है लेकिन ये देखने में अजीब लग रही है और सोचता है शायद इसमें इम्प्योरिटी का इशू है। बाय के हाथ से पिल गिर जाती है और वो ये देखकर डर जाता है जब एक रैबिट इस पिल को खा लेता है। रैबिट मर जाता है और बाय सोचता है क्या ये पिल पॉइजनस थी। वो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए एक मंकी को बताता है ये पिल खाने से तुम इमोर्टल बन जाओगे। मंकी बेवकूफ़ नहीं है और जैसे बाय कर रहा होता है वैसे करने लगता है। मंकी इसे देख कर हंसता है और बाय उसके मुंह में पिल फेंक देता है। तब वो मंकी भी मर जाता है। बाय अपनी पिल को इम्प्रूव करता है लेकिन अभी भी जो भी एनिमल वो पिल खाता है मर जाता है। बाय सोचता है कि उसे मासूम जानवरों पर और एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। तब एक जाना पहचाना एनिमल आता है। बाय शौक होता है क्योंकि ये वही चिकन है जिसने उसकी इमोर्टैलिटी पिल खाई थी। बाय हैरान होता है जब वो बर्ड पिल खाकर उड़ जाता है और उसे कुछ नहीं होता। बाय ने अपनी पूरी कोशिश की है लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा और रिकॉर्ड्स में भी ऐसी इम्प्योरिटी का नहीं लिखा। तब उस पिल पर लाइटनिंग गिरती है और पिल की इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती हैं। बाय को सोल्यूशन मिल गया है इसलिए वो पिल पर बार बार बिजली गिरने देता है। सेक्टर का मौसम खराब हो गया है और बाय कहता है अगर किसी को पता चला ये बिजली मेरी पिल रिफाइनिंग की वजह से हो रही है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाय डर जाता है जब वही रैबिट उसके कहे हुए वर्ड्स को बोल रहा होता है। वो रैबिट बोलते हुए भाग जाता है और बाय को समझ आ जाती है कि कुछ ही समय में सबको पता चल जाएगा, इसलिए उसे जितनी हो सके पिल रिफाइन कर लेनी चाहिए। 2 आदमी कह रहे होते हैं कुछ दिनों से मौसम बहुत खराब है। दूसरा आदमी बताता है कि एक फीनिक्स चिकन दूसरे चिकन्स को मार रही है। तब उस रैबिट की वजह से सबको पता चल जाता है कि बाय की वजह से मौसम खराब हो रखा है। एक दिन एसिड रेन होने लगती है जिससे जो बाय को और ज्यादा हेट करने लगती है। कुछ दिन बाद लोग कह रहे होते हैं कैसे बाय अपना ऑनर डिसाइपल का टाइटल यूज करके पनिशमेंट से बच रहा है। तब फिर से एसिड रेन होने लगती है। उधर बाय खुश है, जो पिल को प्योर करने का मेथड उसने निकाला है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तब बाहर बहुत सारे लोग बाय के घर के बाहर गुस्से में खड़े होते हैं। तब एल्डर आता है और बाय से कहता है कि उन्होंने बहुत सह लिया और फिर बाय का घर डिस्ट्रॉय कर देता है। बाय ऐसे दिखाता है जैसे उसने कुछ नहीं किया, लेकिन सबको पता है कि ये बाय की गलती है। सब कहते हैं कि बाय को सेक्टर से बाहर निकाल दो और एल्डर बताता है कि पिछले कुछ साल से ये फीनिक्स इसके साथ था और बाय ने पता नहीं इसको क्या खिला दिया है। एल्डर कहता है कि अब बहुत हो गया और वो बाय की जान लेना चाहता है, लेकिन तब ली आकर उसे रोकता है और बताता है कि एपोथेकेरी बनने का रास्ता टफ है, फेलियर आते रहते हैं, लेकिन अगर बाय ने कुछ इन्वेंट कर लिया तो इससे सेक्टर का ही फायदा होगा। तब रैबिट आकर एल्डर की कुछ बातें बताता है और फिर ली की बातें बताने लगता है। जब ली ने कहा था वो वेट कर रहा है कब कल्टीवेशन पूरी होने के बाद वो शादी करेगा। रैबिट बाय के हाथ नहीं आता और ली को गुस्सा आता है। उधर एक आदमी हुंजाओ को अपने मास्टर की आवाज़ आती है। वो डर जाता है क्योंकि उसके मास्टर कब के मर चुके हैं। उसके मास्टर को भी नहीं पता कि वो दोबारा कैसे जिंदा हो सकता है और इसे लगता है कि ये सब उस पिल की वजह से हुआ है।
ادھر لی نے بائی کو پنشمنٹ دی ہے، لیکن بائی کہتا ہے کہ کوئی بھی ایک ریبٹ کی بات نہیں سنے گا۔ بائی بتاتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ پل بنانا چاہتا تھا۔ لی کہتا ہے کہ تم ابھی کی کنڈنسیشن کے 7 لیول پر ہو، تم نے فاؤنڈیشن پل کو کیا کرنا ہے؟ بائی کہتا ہے کہ میں پھر کبھی آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں کھڑی کروں گا، آپ مجھے کلٹیویشن انکریز کرنے کا کوئی میتھڈ بتائیں۔ لی غصے میں چلا جاتا ہے، لیکن جاتے ہوئے بائی کو انٹرسیکٹ کلٹیویشن میتھڈ دے جاتا ہے۔ کچھ ٹائم بعد بائی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈریگن ایلیمنٹ سیڈ ٹرانسفارمنگ اسکرپچر ہے اور اس کے 3 لیول ہیں۔ اس میں لکھا ہے اگر باڈی ایک ایلیفینٹ جیسی پاورفل ہو اور اسپرٹ ایک ڈریگن جیسا ہو، پھر ایک بار سیڈ ٹرانسفارم ہو جائے تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ ادھر لی کہتا ہے کہ بائی بہت چلاک ہے، لیکن اسے ڈر ہے کہیں بائی خود کو ہارٹ نہ کر لے، تو اسے یاد دلاتی ہے کہ 1 سال میں تینوں فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ لینڈز کا راستہ کھل جائے گا، پھر بائی کے پاس چانس ہوگا کہ وہ ارتھ ٹائپ فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ لے پائے۔ لی بتاتا ہے اگر بائی یہ میتھڈ سیکھ بھی لیتا ہے تب بھی ارتھلی وین کو لینا بہت ٹف اور پینفل ہے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ نارتھ اور ساؤتھ کی بیٹل میں جو ریوارڈ ملیں گے وہ بائی کو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ لی بتاتا ہے کہ بائی ابھی بیٹل کے لیے ریڈی نہیں ہے، 1 ویک ہو گیا ہے اور مے کو فکر ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ بائی اپنے روم سے باہر نہیں آ رہا۔ بائی نے کی کنڈنسیشن کا لیول 8 کر لیا ہے۔ نارتھ اور ساؤتھ کی بیٹل میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کچھ ہی سمے رہ گیا ہے اور مے پرے کرتی ہے کہ لی جلدی آئے اور بائی کو لے کر جائے۔ اندر بائی سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اب اپنے آس پاس کی ساری زندہ چیزوں کو سینس کر پا رہا ہے اور اس کی باڈی کی تیزی سے انکریز ہو رہی ہے۔ بائی اس اسکرول کے پہلے لیول پر پہنچ جاتا ہے اور اب اس کی باڈی ایک ایلیفینٹ جتنی اسٹرانگ ہے۔ تب بائی کو کوئی چینز پکڑ لیتی ہیں۔ بائی کو یاد آتا ہے کہ گارڈین نے بتایا تھا تم لائف چینز کو ٹچ تو کر پاؤ گے لیکن انہیں توڑ نہیں پاؤ گے کیونکہ اس میں بہت ٹائم لگے گا۔ بائی کہتا ہے کہ اس میتھڈ کی ہیلپ سے میں ابھی سے ان چینز کو ٹچ کر پا رہا ہوں اور پھر انہیں توڑنے کی ٹرائی کرتا ہے۔ بائی حیران ہوتا ہے کہ چین غائب ہو گئی اور وہ سی ٹرانسفارمیشن لیول پر چلا گیا۔ بائی کو لگتا ہے شاید وہ فیل ہو گیا ہے کیونکہ یہ دیکھنے میں ویسا نہیں لگ رہا جیسے مجھے بتایا گیا تھا۔ تب لی بائی سے امپریس ہوتا ہے کیونکہ اس نے ایک یونیک ڈریگن ایلیمنٹ سی لیول بنایا ہے۔ لی اسے ٹریننگ سے اٹھا کر بنا کچھ کہے ایک ڈینجرس جگہ پر پھینک دیتا ہے۔ بائی دلدل میں پھنس گیا ہے اور فلائنگ سورڈ بھی اس کی ہیلپ نہیں کر پاتی۔ تب ہوین اسے بچا لیتا ہے اور بائی کو بتاتا ہے کہ جلدی کرو، صرف 22 لوگ رہ گئے ہیں جو سدرن بینک کی بیٹل میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ہوین حیران ہوتا ہے کہ بائی کو اس کا نہیں پتا جبکہ وہ ابھی اس بیٹل میں حصہ لینے کے لیے کمپیٹ کر رہا ہے۔ تب اوپر سے بڑی بڑی سورڈ گرنے لگتی ہیں، سارے ایلڈرز یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لی بتاتا ہے کہ ناردرن بینک پاورفل ہے، اس لیے اس بار ساؤدرن بینک میں جانے کے لیے کمپٹیشن کو ٹف بنایا گیا ہے، ٹاپ 10 ہی اصل بیٹل میں حصہ لے پائیں گے۔ بائی سورڈ سے بچ کر بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن ان سورڈز میں لائٹننگ دیکھ کر شوق ہوتا ہے۔ ہوین بتاتا ہے کہ یہ لائٹننگ سورڈ کی نہیں ہے، ایک لڑکا جس کا نام ٹی این لی ہے اس کی وجہ سے ہے۔ ٹی این لی بائی کو دیکھ کر کہتا ہے ان جیسے ویک لوگ بھی حصہ لے رہے ہیں۔ بائی کو غصہ آ جاتا ہے پر اسے لگتا ہے کہ چلتے ہوئے لائٹننگ نکالنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ٹی این لی بائی کو سبق سکھانا چاہتا ہے۔ بائی ایک کھائی میں گر جاتا ہے جہاں بہت سارے سنیکس ہوتے ہیں۔ ادھر وہی بولنے والا منکی رے کو چیک کر رہا ہوتا ہے، تب وہ دیکھتا ہے کہ بائی سنیک سے بچ کر بھاگ رہا ہے۔ بائی اس پل سے سنیکس کو ڈراتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس پل نے بہت ساری جانوروں کی جان لی ہے۔ تب اچانک سے اس کے ہاتھ سے پل غائب ہو جاتی ہے اور وہ منکی کہتا ہے کہ بائی کا میڈیسن میں فیوچر برائٹ ہے۔ ادھر بائی سنیک سے بچ رہا ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اور صرف 11 لوگ ہی حصہ لے سکتے ہیں اور ہم کچھ پارٹیسپینٹس کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ چیف کہتے ہیں کہ آخری پارٹیسپینٹس بہت اسٹرانگ ہیں لیکن انہیں بائی نظر نہیں آ رہا۔ بائی ان سنیکس پر وہ پل پھینکتا ہے لیکن اب وہ سنیکس بھی اس ریبٹ کی طرح بولنے لگتے ہیں۔ تب آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور بائی نے پل کی ہیلپ سے ایک بڑے سے سنیک کو پیٹ بنا لیا ہے۔ بائی سنیک سے گرنے والا ہوتا ہے اور اوپر سے ٹی این یو گزر رہا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے پہلی پوزیشن لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تب سنیک بائی کو سب سے آگے پھینک دیتا ہے اور بائی پہلی پوزیشن لے لیتا ہے۔ سارے چیف یہ دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں۔ پھر باقی کے پارٹیسپینٹ بھی آتے ہیں اور غصے میں کہتے ہیں کہ بائی نے چیٹنگ کی ہے۔ تب وہاں بہت سارے سنیکس آ جاتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ یہ بائی کی غلطی ہے۔ یوان سب کو چپ رہنے کو کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ بائی نے اس بیٹل میں پہلی پوزیشن لی ہے، تم میں سے ٹاپ 10 آنے والی ناردرن اور سدرن بینک کی بیٹل میں سدرن بینک کی طرف سے جاؤ گے اور پھر اس بیٹل میں جو بھی ٹاپ 5 میں آئے گا انہیں سیکرٹ سیکٹر میں پہلے کلٹیویٹ کرنا ہوگا اور پھر آخری بیٹل انہیں فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ سیکرٹ لینڈ میں کرنی ہوگی۔ بائی کو نہیں پتا کہ یہ سیکرٹ لینڈ کیا چیز ہے۔ تب ٹی این یو کو لگتا ہے کہ بائی ٹاپ 5 میں نہیں آ پائے گا کیونکہ یہاں تک بھی بائی چیٹنگ کر کے پہنچا ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ ناردرن بینک کے فائٹرز مونسٹرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور وہ کسی پر رحم نہیں کرتے۔ بیٹل بہت ڈینجرس ہوگی اور جان بھی جا سکتی ہے۔ بائی کہتا ہے کہ اسے جلدی سے کلٹیویشن کرنی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا سامان پیک کر کے بھاگنے کی تیاری میں ہوتا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ وہ لکی تھا جب وہ لوشین کلین سے بچ گیا لیکن اب وہ اس خطرناک بیٹل میں نہیں جانے والا۔ تب لی اسے پکڑ لیتا ہے اور بائی اس سے معافی مانگتا ہے۔ لی اسے ادھر لے کر جاتا ہے جہاں وہ پہلی بار ملے تھے۔ لی اسے یاد دلاتا ہے کہ اس نے کیا پرومس کیا تھا کہ وہ من لگا کر کلٹیویٹ کرے گا۔ لی اسے بتاتا ہے کہ اگر وہ ایک بار امورٹل وین میں پہنچ گیا تو وہ گولڈن باڈی کلٹیویٹ نہیں کر پائے گا
बाय सोचता है कि वो 5 साल तक क्या करता रहा और अगर ली उसे नहीं बताता तो वो कभी इमोर्टल ना बन पाता। ली उसे बताता है कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट सीक्रेट लैंड हर 60 साल बाद खुलती है और नॉर्थ और साउथ की बैटल ही डिसाइड करेगी कि कौन इंटर हो पाएगा। सिर्फ उधर जाने पर ही अर्थली या फिर हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंचा जा सकता है और यही इमोर्टल बनने का इकलौता रास्ता है। और बाय से पूछता है क्या तुम्हारा गोल भी इमोर्टल बनना नहीं है। कुछ टाइम बाद बाय और बाउ स्पाई बनकर नॉर्दर्न सेक्टर की इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं और नॉर्दर्न सेक्टर के टॉप 4 चोजन वॉरियर बहुत पावरफुल हैं। उनमें से दो बहन भाई हैं। यून पॉइजन इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकता है और इसकी सिस्टर वॉन एलियन टेक्निक्स में एक्सपर्ट है और तीसरा हान ली है जो कि एक बीस्ट टेमर है। और आखिर में एक आदमी है जो कि सालों से माउंटेन्स में कल्टीवेट कर रहा है। उसने गोस्ट आर्ट कल्टीवेट की है जो इस सेक्टर की सबसे टफ टेक्निक है। वो नॉर्दर्न बैंक का टॉप चोजन है और इसका नाम गुया है। बाय कहता है कि वो इनमें से किसी से नहीं जीत सकता और तब यून इन्हें देख लेता है, लेकिन उससे पहले वो भाग जाते हैं। बाय यून की पावर से प्रेस होता है, इसलिए भागने की जगह फिर से उन पर नजर रखने जाता है। उधर वो वॉन को देखता है और उसे लगता है कि वो कोई सीक्रेट टेक्निक प्रैक्टिस कर रही है और बाय कहता है कि कोई उसे देख ना ले, लेकिन वो हरामी रैबिट वहाँ आ जाता है और सारी बात सुनकर रिपीट करने लगता है। वॉन बाय का पीछे करती है और फॉरबिडन लैंड में बाय की सोर्ड काम करना बंद कर देती है। उधर नॉर्दर्न बैंक के लीडर्स कह रहे होते हैं वो कभी भी हारे नहीं हैं क्योंकि वो बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय से पावरफुल बीस्ट पैदा नहीं हो रहे और अबिस के बीस्ट भी एक्टिव नहीं है क्योंकि काफी समय से अबिस की एनर्जी खत्म हो रही है और पहले वाले डिवाइन बीस्ट अब बूढ़े होकर मरने वाले हैं। उधर बाय एक केव में घूम रहा होता है। उसे पता है यहाँ कुछ तो डेंजरस है क्योंकि इधर उस लड़की ने मेरा पीछा नहीं किया। तब बाय पर कोई चीज पावरफुल एनर्जी के साथ अटैक करती है। बाय डर जाता है क्योंकि वहाँ एक ड्रैगन होता है। बाय उस ड्रैगन से माफी मांगता है और कहता है कि मेरी सारी चीजें ले लो और मुझे जाने दो। ड्रैगन इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर वो बाय की बनाई हुई पिल ट्राई करना चाहता है। ड्रैगन को ये पिल अच्छी लगती है और बाय कहता है अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं इससे 1000 गुना ज्यादा अच्छी पिल बना कर दूंगा। ड्रैगन उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बताता है अगर वो पिल ना बना पाया तो हमेशा के लिए इधर ही रहना होगा। बाय बताता है कि मुझे पिल बनाने के लिए बस ड्रैगन बोन्स, ड्रैगन मसल्स, ड्रैगन हॉर्न्स, ड्रैगन स्केल और इससे पहले वो अपनी लिस्ट कंप्लीट करता। ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है। तब बाय कहता है कि सिर्फ ड्रैगन ब्लड से ही काम हो जाएगा। बाय पिल बनाने लगता है और सोचता है कि कैसे ड्रैगन ने उसे थोड़ा सा ही ब्लड दिया। फिर बाय उसे वो पिल बनाकर देता है जिसे वो ड्रीम पिल कहता है, जो पिछली पिल से 1000 गुना स्ट्रॉन्ग है। ड्रैगन पिल खाकर खुश होता है और इसे लेकर कहीं जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे बताया जाता है कि वो काफी समय से बेहोश है और अगर वो थोड़ी देर और बेहोश रहता तो कल होने वाली बैटल को मिस कर देता। बैटल वाले दिन नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं और नॉर्दर्न बैंक कहता है कि कैसे सदर्न बैंक पिछले 1000 साल से हारते आ रहा है। बैटल स्टार्ट होती है और दोनों साइड के चोजन सामने आते हैं। इस बैटल को दोनों साइड के एल्डर मॉनिटर करेंगे क्योंकि नॉर्दर्न बैंक पिछली बार जीत गया था, इसलिए वो 12 मेंबर्स लड़ने के लिए भेज सकता है और सदर्न बैंक सिर्फ 10 ही भेज सकता है। दोनों साइड के लोग किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं और अगर कोई लड़ने से मना कर देता है तो ये लॉस समझी जाएगी। तब ऊपर एक बड़ा सा काला क्लाउड बनता है और सब देखते हैं कि ये टॉप चूजन डिसाइपल गुया है। बैटल स्टार्ट होती है और एक स्टेज को ऊपर उठाया जाता है। TNU पहले जाता है और कहता है जिसमें दम है आए। एक आदमी फाइट के लिए आता है और नॉर्दर्न एल्डर बाय की बात कर रहे होते हैं कि कैसे उसे ओनर डिसाइबल का टाइटल मिला, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ है। उधर बाय अभी भी अपने घर में रेडी हो रहा होता है और कहता है कि एग्जाम देने से ज्यादा इम्पोर्टेंट तैयारी करना होता है। उधर TNU जीत जाता है लेकिन थक गया है। नॉर्दर्न बैंक वालों को समझ नहीं आती कि उस सदर्न बैंक वाले खुश हो रहे हैं क्योंकि TNU मुश्किल से हमारे 6th रैंक डिसाइपल से जीत पाया है। वो बताते हैं कि हमारे पास गुया है और इस बार हम ही जीतेंगे। ये बात सुनकर सदर्न सेक्ट से एक लड़का TN ली गुया को चैलेंज करता है। गुया उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। तब ऊपर बाय सोच रहा होता है कैसे सब उसकी रिस्पेक्ट पे खड़े होंगे, बट उसे TNU की लाइटनिंग लग जाती है। तब वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। गुया दोनों को एक साथ फाइट करने का कहता है, इससे टाइम बच जाएगा। वॉन देखती है कि बाय अभी भी जिंदा है। जब वो एरिना से पीछे हट रहा होता है तब गुया और TN ली फाइट करने लगते हैं और एल्डर देखते हैं कि दोनों ही पावरफुल कल्टीवेटर हैं। बाय भी उन्हें देखकर इम्प्रेस होता है। गुया के अटैक से TN ली पीछे हो जाता है और गुया ये चांस देकर सबको अपनी पावर दिखाना चाहता है। TN ली को लगता है ये कोई ट्रिक है, जिससे गुया को गुस्सा आता है और वो अपना अटैक करने लगता है। एल्डर्स को समझ आ जाती है ये अटैक बहुत डेंजरस है। हम देखते हैं कि TN ली अभी भी जिंदा है क्योंकि सू वो अटैक रोक लेती है। सू गुया से गुस्सा होती है क्योंकि गुया ने ये अटैक TN ली को मारने के लिए किया था, लेकिन गुया कहता है कि ऐसा नहीं है। एल्डर भी गुया की पावर से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि सू ने ये अटैक रोकने के लिए बहुत सारी पावर यूज की। एल्डर को लगता है कि ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो गोस्ट आर्ट को टक्कर दे पाए, लेकिन ली कहता है कि एक टेक्निक है। बाव को भी उस टेक्निक का पता है और वो बाय को बताता है कि उस टेक्निक का नाम वेटलैंड किंगडम है और ये टेक्निक 10 मेन सीक्रेट टेक्निक में से एक है और ये टेक्निक भी नॉर्दर्न बैंक के पास है।
इस पावरफुल टेक्निक के लिए 100 बीस्ट को स्टडी करके अपने अंदर की बीस्ट स्पिरिट को एक्टिवेट करना पड़ता है। हर कल्टीवेटर की अपनी अंडरस्टैंडिंग और स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, इसलिए उनकी स्पिरिट बीस्ट की पावर भी एक जैसी नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसी ने भी 1000 साल से उस टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं किया। इसके बाद बाय को कोई फाइट के लिए चैलेंज करता है। बाय उसे चांस देता है कि हार मान लो। बी हान ली को लगता है कि बाय उसकी इंसल्ट कर रहा है और अपने नाइट स्टॉकर बीस्ट को बुलाता है। वो बीस्ट बाय पर अटैक करता है, लेकिन बाय एरिना के अंदर भागने लगता है। दूसरे पार्टिसिपेंट्स कहते हैं आखिर बाय जैसा कमजोर इस कंपटीशन में क्या कर रहा है। वो बीस्ट अटैक करता है, लेकिन बाय अपने टेलिस्मैन साथ लाया है। तब बाय के हाथ से वो गिर जाते हैं, इसलिए बाय अपनी वो ब्लू पिल यूज करता है। तब शौक हो जाते हैं जब वो बीस्ट बाय का पेट बन जाता है और फिर और पिल्स मांगने लगता है। नॉर्दर्न बैंक के एल्डर्स भी हैरान होते हैं, बाय ने ऐसा कैसे किया। बेहान ली कहता है कि ये कोई ईवल टेक्निक यूज कर रहा है। बेहान ली बीस्ट को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बीस्ट बाय की पिल खाने से खुद को रोक नहीं पाता। बेहान ली सोचता है कि बाय के पास और कितनी पिल्स हैं। तब बाय नीचे पड़ी पिल्स को फोड़ देता है, जिससे नाइट स्टॉकर को गुस्सा आता है और वो बेहान ली पर अटैक कर देता है। नॉर्दर्न बैंक के एल्डर्स कहते हैं कि बाय चीप ट्रिक्स करके जीता है। कुछ लोग बाय के साथ होते हैं और कुछ लोग नहीं। तब नॉर्दर्न बैंक का एक एल्डर बाय पर अटैक करता है, लेकिन ली उसके अटैक रोक देता है। एल्डर को गुस्सा आता है जो बाय ने किया, लेकिन ली उसे बताता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है और वैसे भी बाय ने ये पिल्स खुद रिफाइन की हैं। तब अचानक बहुत सारे बर्ड्स एरिना के ऊपर उड़ने लगते हैं और ड्रैगन अपनी आंखें खोलता है। लोगों को समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, लेकिन युआन को समझ आ जाती है। फाइट की वजह से अबिस का बीस्ट जाग गया है। नॉर्दर्न एल्डर कहता है कि ये बाय की गलती है और एक और नॉर्दर्न एल्डर पूछती है क्या बाय ने ये एलिक्सर बनाया है जिससे ये बीस्ट को कंट्रोल कर पा रहा है, और पूछती है क्या तुमने ये फार्मूला बनाया है। बाय मान लेता है कि मैंने बनाया है। सबको लगता है कि बाय को पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन वो एल्डर कहती है मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। तब एल्डर्स की मीटिंग में वो एल्डर बाय से कहती है वो फार्मूला मुझे दे दो। युआन कहता है ये बाय का डिसीजन है, वो देना चाहता है या नहीं। ये सुनकर बाय में कॉन्फिडेंट आ जाता है और वो कहता है कि क्योंकि मैं एक ऑनर डिसाइपल हूँ, मेरा फर्ज है कि मैं ये फार्मूला अपने सेक्टर वालों को ही दूँ। लेकिन फिर वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मांगने लगता है। बूढ़े एल्डर को गुस्सा आता है, लेकिन बूढ़ी एल्डर बाय को कुछ देना चाहती है। इस बॉक्स में एलिमेंटल मैग्नेटिक पर्ल है जो किसी भी आर्टिफैक्ट को एक रेंज के अंदर स्ट्रॉन्ग बना सकता है। बाय इंप्रेस नहीं होता। फिर एल्डर उसे एक और चीज भी देती है, एक मैग्नेटिक विंग्स, जिनकी हेल्प से वो इतनी तेज उड़ पाएगा कि उसे एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर भी नहीं पकड़ पाएगा। ली बताता है एक अपोथेकेरी मास्टर ही जानता है फार्मूलाज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और वो ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता। एल्डर पूछते हैं कि फिर वो और क्या चाहते हैं। ली चाहता है कि वो बाय को अपनी कीमती वेटलैंड किंगडम टेक्निक दें। एल्डर को गुस्सा आता है क्योंकि ये 10 मेन सीक्रेट टेक्निक में से सबसे ऊपर है। ली कहता है ये डील बुरी नहीं है, उन्हें उस टेक्निक के बदले जो कोई भी कल्टीवेट नहीं करता वो फार्मूला मिल जाएगा जिसकी हेल्प से वो अपनी कीमती बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। बूढ़ी एल्डर डील एक्सेप्ट कर लेती है और दूसरे एल्डर्स को बताती है ये टेक्निक कीमती तो है, लेकिन वार बीस्ट सिर्फ नॉर्दर्न बैंक ही कंट्रोल कर सकते हैं और सारे ही डिवाइन बीस्ट बूढ़े होकर मरने वाले हैं और किसी के भी बच्चे नहीं हैं। बाय की पिल से उन सब की जान बच सकती है, इसलिए वो ये टेक्निक दे रही है। बाय प्रॉमिस करता है कि वो मन लगाकर इस टेक्निक को कल्टीवेट करेगा। बाओ बाय को टेक्निक मिलने पर कंग्रेचुलेशन करने आता है, लेकिन उधर बाय माउंटेन से नीचे उतर रहा होता है। ली ने बताया था कि इस टेक्निक को सीखने के लिए 100 बीस्ट को स्टडी करना होगा, तब जाकर तुम्हारी इनेट स्पिरिट एक्टिवेट हो पाएगी। बाय स्क्रॉल को स्टडी करता है, लेकिन ये एक मैप होता है। बाय जानता है कि ये कहाँ है, इसलिए अबिस में कंफर्म करने जाता है। उधर मैप ग्लो करने लगता है। युआन ली के साथ गो खेलते हुए से बताता है कि सिर्फ हमारे पैट्रियार्क ही थे जिन्हें इस टेक्निक की हेल्प से एक स्काई विंग बीस्ट मिला, और उनके अलावा और कोई भी कल्टीवेटर अपनी इनेट स्पिरिट को एक्टिवेट नहीं कर पाया। इसलिए युआन को समझ नहीं आ रही ली ने वो टेक्निक क्यों मांगी। युआन शॉक हो जाता है जब ली बताता है कि बाय आउटर सी रैल में पहुंच गया था जब वो एलिफेंट ड्रैगन सी ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस कर रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और ली बताता है इसका मतलब बाय पहले ही वेटलैंड पावर सिस्टम को समझ गया है। उधर अबिस में बाय हैरान होता है जब वो दोनों टेक्निक्स जो वो कल्टीवेट कर रहा था एक ही टेक्निक बन रही हैं। बाय दोबारा वापस अबिस में आ जाता है। बाय दोबारा वापस अबिस में जाता है और ड्रैगन बताता है कि बाय बहुत बहादुर है और वो काफ़ी समय से ऐसे किसी से नहीं मिला। ड्रैगन बाय को हेल्प करने की ऑफर देता है। नॉर्दर्न बैंक में यून बाय से लड़ने के लिए रेडी होता है। ये मैच डिसाइड करेगा कि कौन टॉप 5 में आएगा। यून कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसके पास उसके स्पिरिट बीस्ट हैं, लेकिन वो उन्हें समन नहीं कर पाता। सिर्फ यून ही घबराया हुआ नहीं है। टाउन के सारे बीस्ट गायब हो रहे हैं। उधर बाय सोचता है कि यहाँ क्या हो रहा है जब वो फिर से उसी चिकन से मिलता है। ड्रैगन बाय से पूछता है तुम्हें क्या लगता है वेटलैंड किंगडम क्या है। बाय को याद आता है इसका मतलब अपनी इनेट स्पिरिट को जगाना है, और किस तरह की इनेट स्पिरिट इसे मिलेगी ये बाय की नेचर और कितना वो बीस्ट को जानता है उस पर है। बाय सबसे पावरफुल बीस्ट स्पिरिट लेना चाहता है, इसलिए वो उस बर्ड को स्टडी करने लगता है। अगला बीस्ट एक नाइट स्टोकर होता है और बाय इसे भी अच्छे से स्टडी करता है। सारे बीस्ट एक एक करके आते हैं, लेकिन इस बात से खुश नहीं होते कि वो बाय की हेल्प कर रहे हैं।
बाई यून के बीस्ट को देखकर इम्प्रेस होता है। उधर बाकी के कंटेस्टेंट भी फाइट करते हैं और हम देखते हैं कि अब लास्ट मैच यून और बाई के बीच है। हमेशा की तरह बाई कहाँ है किसी को नहीं पता। यून को लगता है कि बाई डर गया और यून भी कहता है कि इस मैच को लॉस समझा जाए, लेकिन तब बाई आ जाता है और कहता है कि शो के स्टार कभी कभी लेट हो जाते हैं। यून बाई को देखकर सरप्राइज होता है क्योंकि बाई को डर नहीं लग रहा और बाई से कहता है कि इस बार उसकी पिल्स काम नहीं करेंगी। यून अपने स्पिरिट बीस्ट को बुलाता है, लेकिन बाई के अलावा सब शौक होते हैं जब कुछ नहीं होता। लेकिन अब जब बाई उन्हें बुलाता है तो स्पिरिट आ जाते हैं। बाई उनसे पूछता है क्या तुम जानना चाहते हो क्या हो रहा है। बाई उन स्पिरिट की हेल्प से वर्ड जीनियस लिखता है और सब शौक हो जाते हैं कि बाई ऐसे इन बीस्ट को इतने अच्छे से कैसे कंट्रोल कर रहा है। बाई कहता है कि उसे जीतने के लिए पिल नहीं चाहिए और यून से कहता है कि हार मान लो क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई बीस्ट नहीं है। बाई कहता है कि उसने बस थोड़ा सा स्टडी किया और बीस्ट को कंट्रोल कर पाया और फिर वो बीस्ट यून को लेकर उड़ जाते हैं। यून को बिलीव नहीं हो रहा, उसके बीस्ट उसी पर अटैक कर रहे हैं। तब बाई ये मैच जीतकर टॉप 5 चोदन बन जाता है। सबको समझ आ जाती है जो नॉर्दर्न बैंक के बीस्ट गायब हो रहे थे उसमें बाई का हाथ है क्योंकि बाई ने यून के बीस्ट को कंट्रोल किया है। बाई भी अब टॉप 5 चोजन में से एक है और सारे चोजन को सीक्रेट रेल में मेडिटेट करने का चांस मिलेगा। नॉर्दर्न एल्डर्स बात कर रहे होते हैं कैसे बाई के पास उनकी कीमती वेटलैंड टेक्निक है, लेकिन बूढ़ी एल्डर कहती है कि 1000 साल से वो टेक्निक कोई भी यूज नहीं कर पाया। जब बाई फेल हो जाएगा तो हम वो टेक्निक वापस ले लेंगे। सारे टॉप चूजन नंबर प्लेट उठाते हैं ये देखने के लिए कि कौन किसके साथ फाइट करेगा। इस फाइट को जीतने वाला कोई एक ही होगा। नॉर्दर्न बैंक वाले चाहते हैं कि बाई का 4 नंबर आए ताकि गुइया इसे सबक सिखा सके, लेकिन बाई को फर्स्ट राउंड स्किप वाली प्लेट मिलती है। बाई अब आराम से बैठकर बैटल देखेगा और उधर पहली बैटल वॉन और गुइया के बीच में होती है। फाइट शुरू होते ही वॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करती है, लेकिन गुइया को कुछ नहीं होता और वो सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। वॉन कॉन्फिडेंट है, लेकिन तब गुइया दिखाता है कि क्यों वो एक टॉप चोजन डिसाइपल है। वॉन हार जाती है और गुइया ये फाइट जीतकर टॉप 3 में पहुंच जाता है। बाई के फायर किचन के दोस्त भी ये कंपटीशन देखने आए हैं। अगला मैच TNU का होता है। मैं इम्प्रेस होती है जब बाई TNU की फास्ट टेक्निक का नाम बताता है। TNU एक स्ट्रॉन्ग अटैक से फाइट जीत जाता है। सदर्न बैंक के फैंस बताते हैं कैसे उन्होंने टॉप 2 स्पॉट्स अभी से ही ले लिए हैं, लेकिन नॉर्दर्न बैंक कॉन्फिडेंट है आखिर में गुइया ही जीतेगा। इसके बाद अब फाइनल राउंड शुरू होने वाले हैं। बाई को फाइट के लिए बुलाया जाता है। बाई सोचता है कि अब फाइट से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसे भी सीक्रेट रेल में मेडिटेट करने वाला है। बाई सरप्राइज होता है जब उसका ओपोनेंट TNU होता है। बाई को वो फाइट याद आती है जब TNU ने कहा था वो उसको उसकी औकात दिखाएगा, लेकिन फिर भी बाई कहता है कि वो पुरानी बातें थी और हम दोनों ही सदर्न बैंक के स्टूडेंट हैं और हमारा असल एनिमी नॉर्दर्न बैंक है। बाई कहता है कि वो TNU को चांस देगा कि वो गुइया के साथ फाइट करे और हार मानने ही वाला होता है। तब अचानक TNU इस पर अटैक कर देता है। लोग भी TNU की इंसल्ट करने लगते हैं क्योंकि बाई ये सदर्न बैंक के लिए कह रहा था। TNU को गुस्सा आता है और बाई पर अटैक करता है। एल्डर बाई से इम्प्रेस होते हैं जब बाई को इस अटैक से कुछ नहीं होता। ये देखकर TNU को और गुस्सा आता है और कहता है कि वो बाई को सबक सिखाएगा क्योंकि इसके पेरेंट्स ने इसे कुछ नहीं सिखाया। ये सुनकर बाई सीरियस हो जाता है और इसे अपनी मदर की याद आती है जब वो मरने वाली थी। चीफ सरप्राइज होते हैं जब TNU इनेट स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है जो टॉप 10 मेन टेक्निक में से एक है। TNU ने यह टेक्निक पहली बार यूज की है और एल्डर सोचते हैं क्या ये बाई को मारना चाहता है। बाई आगे बढ़ता है और इसे फर्क नहीं पड़ता अगर TNU इसके पीठ पीछे अटैक करे या फिर वो टॉप चूजन बनना चाहता है, और बाई को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे नीचा दिखाता है। लेकिन बाई कहता है तो मैं मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी और एक ही अटैक से TNU को स्टेज से बाहर फेंक देता है। बाई ये फाइट जीत जाता है। तब अचानक गुइया स्टेज पर आकर कहता है कि वो मानता है कि बाई स्ट्रॉन्ग है और इसे चैलेंज करता है। गुइया का पहला अटैक बहुत पावरफुल होता है। लोग हैरान होते हैं कि गुइया ने एक ही अटैक में फाइट खत्म कर दी और कहते हैं कि नॉर्दर्न बैंक एक बार फिर जीत गया। तब बाई गुइया से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। गुइया से अपनी इंसल्ट समझता है और बाई पर एक के बाद पावरफुल अटैक करता है। तब सोचते हैं कि बाई आगे से फाइट क्यों नहीं कर रहा। तब मे को रोकते हैं जब वो कहती है कि बाई को कुछ हो जाएगा, फाइट को रोको। हम देखते हैं कि बाई सही चांस का वेट कर रहा होता है। जब वो गुइया के फ्लाइंग अटैक को देखता है, बाई उस पर क्लोज रेंज में थ्रोट लॉक मूव यूज करता है। बाई शॉक होता है गुइया मरा नहीं। नॉर्दर्न स्टूडेंट्स भी हैरान होते हैं जब गुइया इंजर हो जाता है। गुइया गोस्ट आर्ट यूज करता है, लेकिन बाई ये अटैक डॉज कर लेता है। इससे गुइया को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि उसने बाई को कम समझा और फिर अपना सबसे पावरफुल अटैक नॉकटर्नल गोस्ट यूज करता है। बाई अपने कोल्डन से उसका अटैक ब्लॉक करता है। ये देखकर सू इम्प्रेस होती है क्योंकि नॉकटर्नल गोस्ट लेवल 9 का अटैक है। गुइया कहता है कि बाई बेवकूफ़ है जो अपने कोल्डन से अटैक ब्लॉक कर रहा है, लेकिन तब बाई अपनी ड्रैगन एलिमेंट टी ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से अपने अटैक की पावर को बढ़ाता है। गुइया थोड़ा पीछे होता है, लेकिन तब वो भी अपनी सील ओपन करता है जिससे वो बाई पर भारी पड़ने लगता है। लोग शौक होते हैं जब बाई हार जाता है, लेकिन नॉर्दर्न बैंक भी बाई से इम्प्रेस होता है। गुइया कहता है कि रिजल्ट अनाउंस करो, लेकिन तब बाई ने वो अटैक अपनी डिवाइन शील्ड से रोक लिया था। बाई गुइया को हराने के लिए अटैक करता है
اور گویا بھی اپنی گوسٹ آرٹ یوز کرتا ہے 100 گوسٹ ورلڈ ایکسٹرمینیشن، اور یہ گوسٹ آرٹ کا الٹیمیٹ موو ہے۔ ایلڈر کہتے ہیں کہ یہ فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ موو ہے، اور گویا سے کہتے ہیں کہ اپنی باڈی کو اتنا سٹریس میں نہ ڈالو۔ بائے اپنی فیملی کی سیکرٹ ٹیکنیک بینک کرپٹنگ سورڈ ارے یوز کرتا ہے، لیکن گویا یہ اٹیک ڈوج کرتا ہے۔ بائے اپنی ڈیوائن سورڈ سے اٹیک کرتا ہے، گویا کو ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ فائٹ جیت چکا ہے، لیکن بائے ابھی تک گویا کے اٹیک کو اسٹڈی کر رہا تھا۔ بائے کہتا ہے کہ اب میری باری ہے، جب وہ ٹاپ سیکرٹ ٹیکنیک ویٹ لینڈ کنڈم یوز کرتا ہے۔ یہ اٹیک بہت پاورفل ہوتا ہے جسے گویا روک نہیں پاتا۔ سب کو بلیو نہیں ہو رہا، بائے نے وہ ٹیکنیک سیکھ لی۔ کچھ ہی دن میں بائے نے وہ کر کے دکھایا جو کوئی نہیں کر پایا۔ اس اٹیک کی پاور بہت ہے، لیکن یہ ٹیکنیک ابھی کمپلیٹ نہیں ہے کیونکہ بائے کی انیٹ اسپرٹ ابھی ایکٹیویٹ نہیں ہوئی۔ بائے ایک ٹیلنٹڈ لڑکا ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ جب بائے فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ میں پہنچ جائے گا تو اس ورلڈ کی سب سے پاورفل بیسٹ اسپرٹ کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے۔ تب پانی کا کلر بلیک ہونے لگتا ہے، اور لی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اسپرچول انرجی بیک لیش ہے۔ وہ سب کو ارینو کو خالی کرنے کا کہتا ہے، اور لا انفورسمنٹ والے بھی بائے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تب اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس بائے کو بچانے کے لیے سمے کم ہے۔ سچویشن اور خراب ہو رہی ہے، اور لی اپنی ساری پاور یوز کرتا ہے اور بائے کو یاد دلاتا ہے کہ کیسے وہ امورٹل بننا چاہتا ہے۔ تب لی کو روکتے ہیں کیونکہ اس سے وہ اپنی لائف کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ لی کہتا ہے کہ بائے کا فیوچر برائٹ تھا، وہ اسے نہیں بچا پایا۔ تب اپنی آنکھیں نیچے کر لیتے ہیں کیونکہ بائے کا بچنے کا کوئی چانس نہیں لگ رہا، اور لی بائے سے معافی مانگتا ہے کہ وہ اسے بچا نہیں پایا۔ تب سب بلیک ڈریگن کو دیکھ کر شوق ہوتے ہیں جو بائے کی ہیلپ کرنے آیا ہے۔ بائے پھر سے نارمل ہو جاتا ہے، اور سب سوچتے ہیں کہ اب بائے کی کنڈنسیشن کے لیول 10 سے آگے نکل گیا ہے۔ بائے کو انلائٹمنٹ ملی ہے، اور ریکارڈز میں لکھا ہے ایسا ہونے پر بائے کی انیٹ اسپرٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گی۔ یوان سوچتا ہے کہ اس کی انیٹ اسپرٹ کیسی ہوگی، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ یوان بائے سے پوچھتا ہے انلائٹمنٹ سے بائے کو کیا جاننے کو ملا۔ بائے کہتا ہے اسے انلائٹمنٹ ریل میں کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا، پھر اسے وہاں کچھ ملا۔ ایلڈر کہتے ہیں جلدی سے بتاؤ وہ کیا چیز تھی، لیکن بائے کہتا ہے کہ پھر میں اٹھ گیا اور اب میں بھول گیا ہوں وہ کیا تھا۔ نودرن بینک پارٹیسپینٹس کہتے ہیں لگتا ہے بائے انیٹ اسپرٹ ایکٹیویٹ کرنے میں فیل ہو گیا۔ تب کلاؤڈز بلیک ہونے لگتے ہیں، وہ سب امپریس ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے بیسٹ کی ایک فنگر اتنی بڑی ہے۔ وہ بیسٹ واپس چلا جاتا ہے، لیکن یوان خوش ہے کہ ہمارے سیکٹر کے پاس اتنا ٹیلنٹڈ ڈسائپل ہے۔ بائے کہتا ہے کہ میں خوش ہوں، میں آپ سب کی ایکسپیکٹیشن پر پورا اترا، اور نودرن ایلڈرز کو غصہ دلانے کے لیے کہتا ہے صرف وہی نہیں ہے جو ٹاپ ٹیکنیک سیکھ سکتے ہیں۔ 1 مہینے بعد آج ٹاپ چوزن سیکرڈ ریلم میں میڈیٹیٹ کر کے باہر آئے ہیں، اور اب ارتھلی وین فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ جو ہر 60 سال بعد ہوتی ہے شروع ہونے والی ہے۔ ادھر انہیں دوسرے 3 سیکٹرز کے ساتھ ریسورسز لینے کے لیے کمپیٹ کرنا ہوگا۔ یہ بہت ڈینجرس جگہ ہے اور بچنے کا چانس کم ہوگا۔ لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس مارشل بائے ہے۔ بائے کہتا ہے کہ میرے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، یہ بیٹل ہمارا سیکٹر ہی جیتے گا۔ ٹیلی پورٹیشن ارے کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اور سارے چوزن اگلے ایڈونچر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہیون ریچنگ ریور بہت سارے سیکٹرز کو اسپرچول انرجی دیتا ہے۔ اسپرٹ سیکٹر کے علاوہ یہاں بلڈ سٹریم، پروفاؤنڈ سٹریم اور پل سٹریم سیکٹر ہے۔ یہ چاروں سیکٹر ہر سمے آپس میں کمپیٹ کرتے رہتے ہیں، اور اگر کسی بھی سیکٹر نے ایسا دکھایا کہ وہ کمزور ہے تو دوسرا سیکٹر ان پر حملہ کر دے گا۔ اب فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ سیکرٹ لینڈ کھول گئی ہیں تو ہر سیکٹر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ تب بولنے والا منکی بتاتا ہے کہ ایک سیکٹر کے فیوچر کے لیے فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کلٹیویٹر کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور سوچتا ہے کہ بائے کا فیوچر کیا ہوگا۔ ادھر شپ پر بائے کہتا ہے کہ میں نے اس بیٹل کے لیے اپنا سارا سامان بیچ دیا، اس لیے میں فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ لیول تک پہنچ کر رہوں گا۔ بائے کو بتایا جاتا ہے کہ ہم جس جگہ پر جا رہے ہیں اس کا نام فلائنگ سورڈ ابس ہے۔ ہر 60 سال بعد ادھر جانے کا چانس ملتا ہے، اور ہر بار کمپٹیشن ٹف ہوتا ہے۔ لی بتاتا ہے کہ اس نے دوسرے سیکٹر کے ٹاپ چوزن کو اسٹڈی کیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی پاور کسی دوسرے سے کم نہیں ہے۔ سب بہت ٹیلنٹڈ اور پاورفل کلٹیویٹر ہیں۔ لی بائے سے کہتا ہے کہ تم اس سیکٹر کے ٹاپ چوزن ہو اور سب کی نظریں تم پر ہوں گی، اس لیے تمہیں سنبھل کر رہنا ہوگا، اور اگر کوئی بھی خطرہ نظر آتا ہے تو جیڈ پینڈنٹ کی ہیلپ سے ٹیلی پورٹ ہو کر باہر آ جانا۔ وہ فالنگ سورڈ ابیس میں پہنچ گئے ہیں۔ ادھر پروفاؤنڈ اسپرٹ سیکٹر کا چوزن جنڈاؤ اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا بھائی بتاتا ہے کہ اس بار ریسورسز بہت کم ہیں اور لوگ زیادہ۔ جنڈاؤ کہتا ہے کہ ہمیں بس دوسرے پارٹیسپینٹس کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ ایک آدمی جو کہ ان کے راستے میں آ سکتا ہے بلڈ سیکٹر کا ٹاپ چوزن سن ہے، جس نے ایک بار ایک فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کلٹیویٹر کو مارا تھا۔ تب سن بھی وہاں آ جاتا ہے، اور پھر دوسرے سیکٹر کے بھی چوزن ایک ایک کر کے آنے لگتے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ویسے تو یہ کمپٹیشن ہے، لیکن اصل میں یہ سیکٹر کی بیٹل ہے۔ سیکرٹ لینڈ میں جانے کے لیے پورٹل اوپن ہوتے ہیں، اور سن ان دونوں کو کہتا ہے اندر جا کر پتہ چلے گا کہ کون کس کو مارتا ہے۔ بھائی بھی پورٹل کے اندر جاتا ہے، لیکن اندر ڈسائپل ابھی سے ہی لڑنے لگتے ہیں۔ ہر کوئی کسی نہ کسی سے فائٹ کر رہا ہے، اور بھائی کو سمجھ آ جاتی ہے یہ جگہ بہت ڈینجرس ہے۔ وہ اس سب میں نہیں پڑنا چاہتا اور فالنگ سورڈ ابیس میں جانے کے لیے پورٹل ڈھونڈتا ہے، لیکن جنڈاؤ نے اس پورٹل پر قبضہ کر لیا ہے اور کہتا ہے کہ باقی کے پورٹلز پر بھی اپنے آدمی بٹھا دو۔ بھائی ایک پورٹل دیکھتا ہے جہاں کچھ انجر ڈسائپلز کھڑے ہوتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ آج ان کا آخری دن ہے۔
لیکن تب وہ بھائی کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ بھائی انہیں چھپ کر پروٹیکٹ کر رہا تھا۔ وہ بھائی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ انہیں بھی ساتھ لے کر کسی پورٹل میں جائے۔ بھائی کو پتا ہے کہ جو پورٹل کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اسٹرانگ ہیں، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ وہ بھی ویک نہیں ہیں۔ انہیں اس طرح دیکھ کر بھائی کہتا ہے کہ تم لوگ گھبراؤ نہیں، ہم سب فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ میں پہنچ جائیں گے، جب تک ہم پلان کے حساب سے چلیں گے ہم جیت جائیں گے۔ بھائی کی اسپیچ سے وہ اتنا موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ابھی بھائی نے اسپیچ ختم نہیں کی ہوتی اور ادھر وہ پورٹل گارڈ کو ہرا دیتے ہیں۔ وہ بھائی کو اس کی ہیلپ کے لیے تھینکس کہتے ہیں اور اس سے پہلے بھائی کچھ کہتا وہ اسے لیے بنا پورٹل میں چلے جاتے ہیں۔ بھائی لکی ہوتا ہے کیونکہ ہویانگ کو ایک پورٹل مل گیا ہے اور وہ دونوں اندر جاتے ہیں، لیکن وہ پورٹل بھی غائب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دوسرے پورٹل میں جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوسرے لوگ انہیں جانے نہیں دیتے۔ آخر میں انہیں ایک پورٹل ملتا ہے جس کے آس پاس کوئی نہیں ہے۔ بھائی جانے لگتا ہے لیکن ہویانگ اسے بتانا چاہتا ہے اندر بہت خطرہ ہے، اس لیے ہم دونوں کو ساتھ رہنا چاہیے۔ تب ہویانگ کے جانے کے بعد اس پورٹل کا بھی ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی کہتا ہے کہ وہ کتنا ان لکی ہے۔ تب وہاں کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مچھلی جال میں پھنس گئی۔ وہ بھائی پر بلڈ پریزن ٹیکنیک یوز کرتے ہیں اور بھائی کو لگتا ہے یہ بس اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن بھائی غلط ہوتا ہے۔ وہ گروپ بتاتا ہے کہ بھائی کو یہ بیریئر 3 دن تک باہر نہیں آنے دے گا۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ بھائی کو ہی ڈھونڈ رہے تھے اور وہ خود کو سیکریفائز کر دیں گے، لیکن بھائی کو فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ لیول تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ بھائی کو سمجھ آ جاتی ہے وہ اپنی پاورز کو چھپا نہیں سکتا اور ایک ٹیکنیک یوز کرتا ہے جس سے وہ باہر نکل جائے گا، لیکن کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ٹیلسمین خراب ہوتا ہے۔ بلڈ سیکٹر والے کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر لے باہر نہیں آ پائے گا۔ بھائی ہمیشہ سے ریڈی ہو کر آتا ہے اور بہت سارے ٹیلسمین نکالتا ہے۔ بھائی سوچتا ہے کہ میں نے جوش میں آ کر زیادہ ٹیلسمین یوز کر لیے۔ تب بھائی بیریئر توڑ کر باہر نکل جاتا ہے۔ ادھر سن اپنے کمپس سے وہ پورٹل ڈھونڈ رہا ہے جس سے وہ فالنگ سورڈ ابیس میں اس جگہ جا پائے گا جہاں ماسٹر ووجی کو بہت ساری اتھلی کی ملی تھی۔ تب بھائی آ کر ادھر گرتا ہے اور بھائی اس کی بیلٹ اور کپڑے دیکھ کر سمجھ جاتا ہے یہ بلڈ سیکٹر کا سن ہے جس کا لی نے بتایا تھا۔ بھائی کہتا ہے اگر اس نے دکھایا کہ وہ ویک ہے تو سنگ اس پر اٹیک کر دے گا۔ سنگ کو بھی پتا ہے کہ ہم دونوں ہی چوزن ڈسائپل ہیں اور اگر فائٹ کی تو دونوں انجر ہو جائیں گے۔ جیسے ہی سنگ اسے یہ بات بتانے کے لیے ہاتھ اوپر کرتا ہے، بھائی کو لگتا ہے کہ وہ اٹیک کرنے والا ہے، اس لیے بھاگ جاتا ہے۔ بھائی بہت سارے پروٹیکٹیو ٹیلسمین لگانے لگتا ہے۔ تب بھائی پاس ایک پورٹل دے کر ایموشنل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میرے پیارے پورٹل تم کہاں تھے؟ بھائی جلدی سے پورٹل میں چلا جاتا ہے۔ اندر سورڈ فالنگ ابیس میں سورڈ کام کرنا بند کر دیتی ہیں، لیکن بھائی چھاتے کی ہیلپ سے نیچے اترتا ہے۔ بھائی کا مین گول ارتھلی کی جمع کرنا ہے۔ تب ایک فین بیسٹ بھائی پر اٹیک کر دیتا ہے۔ لی نے بتایا تھا یہ بیسٹ ارتھ کی ابزورب کر کے زندہ رہتے ہیں۔ جب وہ بیسٹ مرتا ہے تو بھائی کو تھوڑی سی کی مل جاتی ہے۔ بھائی خوش ہو جاتا ہے اور سارے فین بیسٹ کو بلاتا ہے، جلدی سے آؤ اور میری بوتل کو بھر دو تاکہ میں اس ارتھلی وین کی سے فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ پر پہنچ جاؤں۔ 1 گھنٹے بعد بھی کوئی بیسٹ نہیں آتا۔ اب بھائی کو لگنے لگتا ہے کہ اس بوتل کو بھرنا امپاسبل ہے۔ تب مٹی اڑتی ہے اور بھائی دیکھتا ہے کہ جن اسٹوڈنٹ کی بھائی نے ہیلپ کی تھی بہت انجر ہو گئے ہیں اور کسی نے انہیں پوائزن کیا ہے۔ وہ بھائی سے کہتے ہیں بھاگو، یہ ایک ٹریپ ہے، لیکن دیر ہو جاتی ہے اور ساری طرف پوائزن پھیل جاتا ہے۔ بھائی کو سمجھ آ جاتی ہے یہ پوائزن بنانے میں کون سی ہرب یوز ہوئی ہیں اور وہ اس اٹیک کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ بھائی سے کہتے ہیں کہ بھاگ جاؤ، لیکن بھائی نہیں بھاگتا اور انہیں پوائزن روکنے کے لیے ایک پل دیتا ہے اور پھر انہیں باہر ٹیلی پورٹ کر دیتا ہے۔ کوئی بھائی کو ایک میڈیسن جینیس کہتا ہے کیونکہ اس نے اتنی جلدی پوائزن فارمولا کریک کر لیا۔ اس پوائزن اٹیک کے پیچھے یہ آدمی ہے۔ بھائی سے کہتا ہے کہ تم ایک کائر ہو جو پوائزن سے معصوم لوگوں کی جان لے رہا ہے۔ وہ آدمی بھائی پر اپنے پوائزن سے اٹیک کرنے لگتا ہے، لیکن بھائی ویٹ لینڈ کنگڈم ٹیکنیک سے اس کا اٹیک روک دیتا ہے۔ پھر بھائی چھپ کر وہ پل کھاتا ہے جس سے اس کی باڈی سے سارا پوائزن نکل جاتا ہے، لیکن تب وون بھائی سے ٹکراتی ہے جسے بھائی گرنے سے بچا لیتا ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ بھائی اسے ٹچ کرے، لیکن پھر غصہ ہوتی ہے جب بھائی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تب بھائی یہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت سارے فین بیسٹ پڑے ہیں اور اب بھائی کو بہت ساری اتھلی وین کی مل جائے گی۔ ادھر وہ آدمی جس نے بھائی پر اٹیک کیا تھا کہتا ہے کہ بھائی کی جو انفارمیشن ملی تھی غلط ہے کیونکہ بھائی زیادہ اسٹرانگ ہے۔ بھائی بہت سارے بیسٹ سے لڑنے کے بعد لمبی سانس لیتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اسے بہت ساری کی مل گئی۔ تب بھائی کو یاد آتا ہے یہ بیسٹ وون کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور اسے لگتا ہے کہ وون لکی ہے، اس لیے وہ وون کو کہتا ہے اب سے میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا۔ لیکن وون کو یاد آتا ہے کہ بھائی نے اس دن کیا کیا تھا، اس لیے وہ منع کر دیتی ہے۔ بھائی اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ بھائی بتاتا ہے وہ اکیلے فین بیسٹ سے نہیں لڑ پائے گی اور ساتھ میں دوسرے ڈسائپلز بھی اس پر اٹیک کر سکتے ہیں۔ وون مان جاتی ہے لیکن ایک شرط پر، بھائی اس سے 10 قدم دور رہے گا۔ ابھی بھائی نے بہت ساری کی جمع کرنی ہے۔ تب اوپر سے کوئی ان پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے۔ ادھر ہمیں دوسرے پارٹیسپینٹس بھی دکھائے جاتے ہیں جو فین بیسٹ سے لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ پارٹیسپینٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو فائٹ نہیں کر رہے اور دوسروں کو مار کر کی جمع کر رہے ہیں۔ ادھر بھائی بیسٹ کو مارنے کی جگہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے یہ بیسٹ وون کا پیچھا ہی کیوں کر رہے تھے۔ وون کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی کیا کہنا چاہتا ہے۔ بھائی بتاتا ہے یہ بیسٹ پاورفل ہیں، لیکن ان کی آنکھیں بہت پہلے ہی خراب ہو گئی ہیں
बाय कहता है कि मेरे पास एक प्लान है और एल्डर की बू वाली सॉक्स फेंकता है जिसे कोई भी जिंदा चीज़ नहीं सूंघ पाती। वॉन को लगता है बाय पागल हो गया है, लेकिन बाय बताता है कि बीस्ट रिएक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब वो किसी चीज़ को स्मेल नहीं कर पाते। अगर ऐसा है तो फिर वो स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर रहे होंगे और वॉन की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तब वॉन बाय को एक फीन मॉन्स्टर से बचाती है। तब अचानक एक आदमी ली शैन उन पर अटैक करता है और कहता है कि चुपचाप अपनी अर्थली वेन की मुझे दे दो, उन्हें एनिमीज ने घेर लिया है। तब एक सैंड स्टॉर्म इधर ही आने लगता है। ली शैन भाग जाता है और जाते हुए कहता है कि इस बार तुम बच गए। तब कोई उन्हें अभी भी उस बीच पर बैठकर देख रहा होता है। बाय और वॉन एक सैंड ट्रैप में फंसकर एक केव में गिर जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता और जब से बाय को वॉन मिली है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। बाय उस सैंड स्पिरिट की बात कर रहा है। तब वॉन बताती है कि वो एक फीन स्पिरिट था। बाय शॉक होता है क्योंकि ली ने बताया था कि फीन स्पिरिट फॉलिंग स्वॉर्ड अबिस का सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है और जब कभी भी वो नजर आए तो भाग जाओ। कहा जाता है कि बीस्ट इस वर्ल्ड के नहीं है और फॉलिंग स्वॉर्ड अबिस में ट्रैप हो गए थे और यहाँ अर्थली वेन की को ऑब्जर्व करने के बाद वो और भी पावरफुल बन गए। वो स्पिरिट भी वॉन की स्पिरिचुअल एनर्जी के पीछे आया था और अगर वो किसी को पकड़ लें तो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी चूस लेते हैं। तब वो दोनों किसी चीज़ को सेंस करते हैं और फिर इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। बाय को डर लग रहा है कहीं वो फीन स्पिरिट ना हो और वॉन से कहता है डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वॉन कहती है अगर तुम मेरे पीछे छुपोगे तो मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगे। अंदर केव में कोई चीज़ होती है। वॉन ये देखकर डर जाती है कि वो चीज़ बाय के सर पर बैठी है। ये एक एग होता है। वॉन पैनिक हो जाती है और उस एग पर अटैक करने लगती है, लेकिन सारे अटैक बाय को लग रहे होते हैं। वॉन कहती है मैं एक ही पावरफुल अटैक से इन्हें ख़त्म कर दूंगी, लेकिन बाय कहता है रुक जाओ, मैं और नहीं सह सकता। तब एग वापस आ जाता है और इन्हें समझ आ जाती है ये फीन स्पिरिट नहीं हो सकता क्योंकि ये अटैक नहीं कर रहा। जब से बाय ने इसे पकड़ा है वो चीज़ शांत हो गई है। ऐसे लगता है कि वो बाय के साथ रहना चाहती है। बाय इस पर फेस बनाता है और इसका नाम टी डान रख देता है। वॉन कहती है ये सोचो हम बाहर कैसे निकलेंगे। बाय कहता है तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक प्लान है। वॉन हैरान होती है कि बाय इस सिचुएशन में भी निकलने की जगह पिल रिफाइन कर रहा है। बाय पिल बना रहा होता है लेकिन कोल्ड्रन फट जाता है और बाय वॉन के ऊपर होता है। बाय कहता है मैं तुम्हें एक्सप्लोजन से बचा रहा था और बताता है मैं ऐसी पिल बना रहा हूँ जिससे फीन बीस्ट इस पिल के पीछे आएंगे। बाय जल्दी से अपनी अर्थली की वाली बोतल भरकर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में जाना चाहता है, लेकिन वॉन बताती है कि अभी हम दोनों इन पत्थरों के नीचे दबकर मर जाते। बाय कहता है ये केव स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो गलत होता है जब केव में क्रैक पड़ने लगते हैं और वो टूटने लगती है। वॉन फीन बीस्ट को गाली देती है जिनकी वजह से वो बाय के साथ फंस गई। केव तेजी से टूटने लगती है और बाय को लगता है कि हम मरने वाले हैं और वॉन से कहता है कि अगले जन्म में मिलेंगे, लेकिन तब पत्थर गिरना बंद हो जाते हैं और उन्हें ऊपर एक रोशनी नजर आती है। तब बाय और वॉन बाहर निकलते हैं, लेकिन ये कोई अलग ही जगह होती है। उन दोनों ने अभी बहुत सारी की जमा करनी है। बाय कहता है मेरी की कम हो गई है और उसे लगता है कि उसकी बोतल में होल है। वॉन कहती है तुम हो ही अनलकी। बाय फिर से वो पिल बनाने लगता है जिससे वो बहुत सारे फीन बीस्ट को पकड़ पाएंगे। वॉन जाने लगती है, लेकिन तब बाय बताता है अगर वो गई तो वो उसे फीन बीस्ट से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और उसे बताता है कि कैसे सारे फीन बीस्ट इसी के पीछे आते हैं। वॉन साथ रहने के लिए मान जाती है जब तक वो इस अबिस में है। बाय कहता है घबराओ नहीं, इस बार मेरा प्लान काम करेगा। उधर सन जिंडाओ से कहता है अगर मरना नहीं चाहते तो अपनी की मुझे दे दो। लेकिन तब मौसम खराब होने लगता है और सब सोचते हैं किसी जगह कोई ट्रेयर निकला है, लेकिन ये सब बाय की पिल की वजह से हो रहा होता है। वॉन भी हैरान होती है कि ये सब बाय कर रहा है। बाय बताता है कि कैसे वो एक जीनियस है जब वो पिल बना लेता है। वॉन कहती है देखते हैं कितने बीस्ट आते हैं। तब 1 घंटा गुजर जाता है और कोई बीस्ट नहीं आता, लेकिन तब वॉन एक बीस्ट को सेंस करती है। सोन और जिंडाओ भी ये देखकर हैरान होते हैं कि कैसे बीस्ट जिन्हें ढूंढना टफ है एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। वो उनके पीछे भागते हैं क्योंकि ये बहुत सारी अर्थली वेन की जमा करने का गोल्डन चांस है। दूसरे डिसाइपल्स भी देखते हैं बीस्ट एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं। उधर बाय कहता है देखा मेरी पिल का कमाल, इतने सारे बीस्ट मेरी पिल खाने आए हैं। सारे बीस्ट उन पर अटैक करने लगते हैं। बहुत सारे बीस्ट मारने के बाद बाय को गुस्सा आता है क्योंकि उसकी बोतल अभी तक भरी नहीं। वॉन की बोतल भर गई है, इसलिए वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट करने जाती है, लेकिन अब सारे बीस्ट वॉन की जगह बाय का पीछा करने लगते हैं। बाय और भाग नहीं सकता और एक पावरफुल अटैक करता है जिससे 100 मीटर के अंदर अंदर सारे बीस्ट मार जाते हैं। आखिर में बाय की बोतल भी फुल हो जाती है। तब फैंगलिंग आकर बाय से वो बोतल छीन लेता है, लेकिन फिर उससे सॉन्ग छीन लेता है। बाय कहता है अरे भाई मेरे से तो पूछ लो। बाय शौक होता है जब वो उसकी बोतल लेने के लिए लड़ने लगते हैं। बाय भी बोतल लेने की कोशिश करता है और आखिर में बोतल ले ही लेता है। अभी भी बहुत सारे फीन बीस्ट बाय के पीछे हैं। बाय को एक आइडिया आता है और वो पिल की हेल्प से उन सारे बीस्ट को उन लोगों के पीछे लगा देगा, लेकिन तब उसके पीछे वुन आकर गिरती है। तब शौक हो जाते हैं जिसने वुन को फेंका है वो एक छोटी बच्ची है। तब सोचते हैं कि एक छोटी बच्ची फ्लाइंग स्वॉर्ड अबिस में क्या कर रही है। तब शौक हो जाते हैं जब कोई बताता है भागो, ये एक फीन स्पिरिट है।
वॉन कहती है ये बाई की गलती है क्योंकि उसकी पिल ने इसे अट्रैक्ट किया। बाई की स्मोक पिल से सब बचकर भाग जाते हैं, लेकिन वो लड़की बाई से कहती है आओ मेरे साथ खेलो। बाई छुपने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बाई का पीछा ही नहीं छोड़ रही। तब बाई आखिर में बचकर निकल गया था, लेकिन तब ली शैन और उसका ग्रुप उसे रोकते हैं। वो बाई से उसकी बोतल मांगते हैं और अगर बाई उन्हें दे दे तो वो बाई को छोड़ देंगे। बाई सोचता है कि वो फीन स्पिरिट पास ही होगी और ऐसे दिखाता है कि वो बोतल देने वाला है, लेकिन फिर बाई वो पिल ली शैन के मुंह में फेंक कर भाग जाता है। वो स्पिरिट पिल को सेंस करके आती है। उधर बाई बहुत दूर भाग गया है। बाई कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंचना होगा ताकि मैं इस जगह से बाहर निकल पाऊँ। बाई कहता है कि वो लड़की यहाँ नहीं आ पाएगी, लेकिन वो गलत होता है। वो फिर से उस लड़की से बचकर भागने लगता है। उधर ली शैन का ग्रुप बाई को ढूंढ रहा होता है और एक आदमी बताता है कैसे बाई एक चालाक लड़का है। तब वो किसी को देखते हैं और उन्हें लगता है ये बाई है जिसने कपड़े चेंज कर लिए हैं। तब उसे बहुत पीटने के बाद उन्हें पता चलता है ये बाई नहीं है, ब्लड स्ट्रीम सेक्टर का ये जैंग है। उधर वो लड़की बाई का पीछा नहीं छोड़ रही। बाई कहता है मुझे माफ़ कर दो, जाने दो मुझे। तब बाई ली शैन को देखता है जो ठीक नहीं लग रहा। वो लड़की बताती है कि उसने इसे अपना पेट बना लिया है। वो लड़की अपने नए खिलौने से बाई पर अटैक करती है। तब वो रुक जाती है जब बाई कहता है वो उस लड़की के साथ खेलेगा। बाई कहता है कि हम एक गेम खेलेंगे, तुम छुपो मैं तुम्हें ढूंढूंगा। लड़की कहती है नहीं, तुम छुपो मैं तुम्हें ढूंढूंगी, और मैंने अगर तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हें मेरा पपेट बनना होगा। जैसे ही वो लड़की गिनती गिनने लगती है बाई वहाँ से गायब हो जाता है। पास में सान को लिशान का ग्रुप मिलता है जिन्हें उस लड़की ने मारा है, और उनकी अर्थली की बोतल्स भी नीचे ही पड़ी होती हैं। तब बाई वहाँ से गुजरता है और सान को समझ आ जाती है कि फीन स्पिरिट बाई के पीछे पड़ी है। सन को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी बोतल अब फुल हो गई है, इसलिए वो उधर जाता है जहाँ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कर पाएगा। उधर फीन स्पिरिट बाई को ढूंढ लेती है, लेकिन बाई भाग जाता है और कहता है कि मैं अभी रेडी नहीं था। वो लड़की बाई को एक और चांस नहीं देती और बताती है कि हमारी क्या डील हुई थी। स्पिरिट बाई की सोल लेने लगती है, लेकिन बाई कहता है कि वो अभी हारा नहीं है और अपने कोल्ड्रन को समन करता है। इससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन वो लड़की बताती है कि उसे मजा आ रहा है। बाई पिल बॉम्ब फेंक कर भाग जाता है। वो लड़की बाई से कहती है कि इस बार अच्छे से छुपना। उधर एक लड़का शान किसी डिसाइपल से उसकी की बोतल मांग रहा होता है। तब बाई भागते हुए शान से टकराता है। शान का आर्टिफैक्ट उसे बताता है बाई की बोतल की से भरी हुई थी। शान उसके पीछे भागता है, लेकिन उस लड़के को लगता है कि बाई ने उसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया है। उधर बाई भाग भाग कर थक जाता है और सोचता है जब तक वो आखिरी पिल उस लड़की को नहीं देगा वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर वो उसे पिल दे दे तो वो उसकी जान नहीं लेगी। तब शान वहाँ आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूँ फेमस जीनियस पपेट रेजर शान। लेकिन बाई को नहीं पता ये कौन है। शान पॉइंट पर आता है और उसे कहता है कि अपनी की वाली बोतल मुझे दे दो। बाई उसी समय वो बोतल दे देता है, लेकिन खाली होती है। शान फीन स्पिरिट को देखकर डर जाता है। बाई ने थोड़ी सी पिल उस बोतल के साथ लगाई थी और ये बात फीन स्पिरिट को समझ आ जाती है। स्पिरिट बाई पर अटैक करती है। बाई ये देखकर हैरान होता है जब शान का पेंडेंट उस स्पिरिट को पास नहीं आने देता। शान किसी ऐसे के पास खड़ा नहीं होना चाहता जिसके पीछे फीन स्पिरिट लगी है। बाई कहता है तुम कैसे जीनियस हो जो छोटी सी स्पिरिट से डरा है। बाई कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं तो वो पेंडेंट मुझे दे दो, लेकिन शान बाई पर एक पावरफुल अटैक करता है। बाई इजीली अपनी शील्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तब शान एंशिएंट पॉइजन जार और ब्लड वुड कॉफिन यूज करता है। इस कॉफिन को खून के प्यासे ट्री से बनाया गया है जो एक बार किसी को पकड़ ले तो उसका सारा खून चूस लेता है, और इस जार में 100 तरह के खतरनाक पॉइजन हैं जिन्हें हेवन रीचिंग रिवर से 10 साल में बनाया गया। इसका एक ड्रॉप किसी को भी पिघलाने के लिए काफी है। बाई ऐसे दिखाता है जैसे वो डर गया और बताता है कि सिर्फ शान ही नहीं है जिसके पास कीमती खजाने हैं। शान बाई के ट्रेजर को देखकर इम्प्रेस होता है, लेकिन ऐसे दिखाता है कि वो इम्प्रेस नहीं हुआ। बाई उसे एक नाइफ दिखाता है जो एक रिफाइंड आयरन से बनी है, जिसे पाथ कल्टिवेशन माउंटेन्स में कई सालों तक रिफाइन करने के बाद इस नाइफ से हाई क्वालिटी स्पिरिचुअल हर्ब्स काटी गई। शान कहता है कि इसमें क्या कमाल की बात है, इससे गाजर मूलियां ही तो काटी हैं। शान बाई का ध्यान भटकाता है। तब उसका पेट बाई का पाउच चुराने लगता है, लेकिन वो पपेट मर जाता है। बाई बताता है उसका पाउच स्पिरिट रिफाइन है और मेरी परमिशन के बिना कोई इसे छू भी नहीं सकता। वो दोनों फिर से अपने कीमती आर्टिफैक्ट्स दिखाने लगते हैं। घंटे गुजर जाते हैं और दोनों दिखा रहे होते हैं कि किसके पास ज्यादा आर्टिफैक्ट्स हैं। तब शान हार मान लेता है जब बाई कहता है कि उसकी सोर्ड 3 बार स्पिरिट रिफाइन हुई है और ये एक नहीं बहुत सारी सोर्ड्स होती हैं। शान बाई को वो पेंडेंट दे देता है। बाई शान को थैंक्स कहता है और कहता है कि सारी सोर्ड्स तुम रख लो। जब फीन स्पिरिट आती है तो शान डर जाता है और बाई को कहता है कि बाई मुझे बचा लो। बाई कहता है डरो नहीं, हमारे पास पेंडेंट है, लेकिन पेंडेंट काम नहीं करता। स्पिरिट अटैक करने लगती है। तब शान पेंडेंट का दूसरा पीस जोड़ता है जिससे वो फीन स्पिरिट को रोक लेते हैं। बाई शान को थैंक्स कहता है और उसे बताता है जो सोर्स तुम्हें मैंने दी थी वो फेंक दो क्योंकि उन पर पॉइजन लगा है। शान रोते हुए भाग जाता है। बाई फीन स्पिरिट से कहता है अब मेरा पीछा छोड़ दो।
ادھر سونگ اس جگہ پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے پہلا میں ہی ہوں گا جو فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کرے گا۔ ادھر بائے بھی اسی جگہ آ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش یہاں فلائنگ سوٹ کام کرتی۔ بائے ایک بریک لیتا ہے لیکن حیران ہوتا ہے جو بوٹل تھوڑی دیر پہلے فل تھی اب خالی ہو گئی ہے۔ تب کی ایسنس اس پاؤچ میں جا رہا ہوتا ہے۔ بائے کو دیکھ کر سمجھ آ جاتی ہے تب سے ٹیڈان یہ ایسنس کھا رہا تھا۔ بائے کہتا ہے اگر بچہ غلطی کرے تو فادر کو اسے پنش کرنا چاہیے۔ بائے اسے کہتا ہے ارتھلی کی باہر نکالو، لیکن ٹیڈان آگ اگل کر اپنے فادر کے بال جلا دیتا ہے۔ بائے کہتا ہے کہ مجھے اپنا سب سے پاورفل موو یوز کرنا ہوگا، بھیک مانگنا، اور ایگ سے کہنے لگتا ہے کہ میں نے تمہارا کتنے اچھے سے خیال رکھا، اس لیے مجھے ارتھلی کی دے دو تاکہ میں فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کر لوں۔ تب ایگ کو کچھ ہونے لگتا ہے اور پاس میں سونگ بھی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کسی نے ابھی سے ہی ٹائڈ بلا لی اور سونگ ٹائڈ کو بلاتا ہے۔ سونگ پاور کے آنے کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ کہیں اور چلی جاتی ہے۔ سونگ دیکھتا ہے کہ وہ پاور بائے کو مل گئی ہے۔ بائے کو ٹائڈ ملنے سے پہلے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے پارٹیسپینٹس کیا کر رہے تھے۔ وہ سب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ پہنچیں گے، لیکن شوق ہوتے ہیں کہ کوئی ان سے آگے نکل گیا۔ تب کو لگتا ہے کہ یہ سونگ ہے کیونکہ وہ ہم سب سے پاورفل ہے۔ ادھر سونگ بھی سرپرائز ہوتا ہے کیونکہ پہلی ٹائڈ بائے کو مل گئی۔ سونگ بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتا اور ایک سیکرٹ ٹیکنیک سے ایک اور ٹائڈ بلاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک اور ٹائڈ بن گئی ہے۔ چنڈاؤ بتاتا ہے یہ سونگ کی بلڈ سیکٹر ٹیکنیک ہے۔ ادھر بائے پہلی ٹائڈ کے نیچے کانفیڈنٹ ہوتا ہے کیونکہ ارتھلی وین کی کو اپنی اسپرچل انرجی کے ساتھ جوڑنا اسے ایزی لگ رہا ہوتا ہے۔ دونوں انرجیز مل کر ایک ٹورنیڈو بنائیں گی اور بائے کو بس اس ٹائڈ کو ایک اسپرچل سی میں بدلنا ہے۔ بائے کہتا ہے میں لکی ہوں، پہلی ٹائڈ مجھے ملی، لیکن تب بائے دیکھتا ہے کوئی اس کی ارتھلی کی ایبزورب کر رہا ہے۔ بائے کو یاد آتا ہے کہ لی نے بتایا تھا فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ میں پہنچتے سمے ٹائڈز ایک دوسرے کے ساتھ کی کے لیے کمپیٹ کریں گی۔ جتنی ٹائڈز کو تم ایکٹیویٹ کر پاؤ گے وہی نمبر تمہارا فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کا لیول ہوگا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جتنی ٹائڈز بناؤ گے انہیں سنبھالنا ٹف ہو جائے گا اور چھوٹی سی غلطی سے سارا پروسیس خراب ہو سکتا ہے۔ بائے اپنا پرپل کولڈرن اور پھر اپنا سی ٹرانسفارمنگ ڈریگن یوز کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب کو پتہ چل جاتا ہے جسے گولڈن ٹائڈ ملی ہے وہ بائے ہے۔ دوسرے کلٹیویٹرز بھی اپنی سیکرٹ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ٹائڈز ہیں تب ٹاپ چوزر نے بنائی ہیں۔ بائے کہتا ہے کہ اس نے 4 ٹائڈز بنا لی ہیں اور اب 5ویں ٹائڈ بنانے جا رہا ہے، لیکن تب گولڈن چینز اسے پکڑ لیتی ہیں جو بہت سٹرونگ ہوتی ہیں۔ انہیں توڑنے کے لیے بائے اور ارتھلی کی ایبزورب کرتا ہے، لیکن تب پھر سے سنگ اس کی چڑانے لگتا ہے۔ شان دیکھتا ہے کہ سن نے بائے کی ساری کی لے لی ہے اور کہتا ہے کہ بائے سٹرونگ ہے، لیکن اس بار اس کا اوپوننٹ سنگ ہے۔ شان کے پاس بھی ایک پلان ہے لیکن وہ ابھی ویٹ کرے گا۔ تب ٹیڈان اس کے سر پر آ کر لگتا ہے۔ پاس میں کچھ اور کلٹیویٹرز بھی ٹائڈ بناتے ہیں۔ شان سوچتا ہے اپنی ٹائڈ کی ہیلپ سے ان کی ٹائڈ چرا لوں، لیکن باقی سب بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ سونگ کو جتنی کی چاہیے ایبزورب کرنے ہی والا ہے اور یہ سوچ کر ہنستا ہے کہ اس نے بائے کی ساری کی لے لی۔ تب سونگ کچھ سینس کرتا ہے۔ سونگ دیکھتا ہے کسی چیز نے اس کی تھوڑی سی کی ایبزورب کر لی ہے۔ ادھر گولڈن ٹائڈ کے نیچے بائے چین کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور یاد کرتا ہے کیسے اس کا سپنا امورٹل بننا ہے۔ بائے کہتا ہے وہ ارتھلی کی کے بنا بھی یہ چین توڑ لے گا، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے اور بائے کی انرجی ختم ہونے لگتی ہے۔ تب اس کا ایگ اسے ارتھلی کی دیتا ہے جو وہ چرا کر لایا ہے۔ اس کی ہیلپ سے بائے چین کو توڑ لیتا ہے اور اپنے ایگ کو تھینکس کہتا ہے۔ بائے کا 5th لیول بھی پورا ہو جاتا ہے۔ سونگ بھی یہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بائے کی 5ویں ٹائڈ سٹرونگ نہیں ہے کیونکہ اس نے باقیوں کی طرح کوئی سیکرٹ ٹیکنیک یوز نہیں کی۔ بائے فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ میں آگے نہیں بڑھ پائے گا اگر اس نے ٹیکنیکس یوز نہ کی۔ بائے کہتا ہے وہ سب کو دکھائے گا پاورفل ٹیکنیک کیا ہوتی ہے اور لیول 6 کی ٹائڈ بناتا ہے، لیکن سب شوق ہوتے ہیں کیونکہ یہ ٹائڈ بھی نارمل ہوتی ہے۔ فینگلنگ بتاتا ہے کہ کیسے بائے کے کولڈرن نے 2nd اور 3rd ٹائڈ بنائی اور ڈریگن ایلیفینٹ نے 4th اور 5th، اب 6 اور 7 ٹائڈ ویٹ لینڈ کنگڈم سے بنائی ہوگی۔ بائے کو صرف یہی ٹیکنیکس آتی ہیں اور اب بائے اور آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ دوسرے ڈسائپلز بھی کہتے ہیں کہ بائے کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ اس نے کوئی سیکرٹ ٹیکنیک نہیں سیکھی۔ TNU کہتا ہے کہ اگر اس کے پاس ویٹ لینڈ کنگڈم ٹیکنیک ہوتی تو وہ فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کی پیک پر چلا گیا ہوتا۔ ادھر بائے کو لگتا ہے کہ ڈریگن ایلیفینٹ ٹیکنیک سے وہ ہائر لیول ٹائڈ نہیں بنا پائے گا۔ تب بائے کو یاد آتا ہے کہ لی نے بتایا تھا ہائی لیول ٹائڈ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے پاورفل ٹیکنیک یوز ہوگی۔ بائے کہتا ہے اب سمے آ گیا ہے اور ویٹ لینڈ کنگڈم ٹیکنیک یوز کرتا ہے۔ یہ موو بہت پاورفل ہوتا ہے اور دوسرے یہ دیکھ کر شوق ہوتے ہیں کہ بائے ہم سب کی لے رہا ہے۔ فلائنگ سورڈ ایبس میں ارتھلی وین کی پہلے ہی کم ہے۔ TNU کو غصہ آتا ہے کہ بائے سب کی ٹائڈ کی پاور ایبزورب کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بائے 8ویں ٹائڈ بنا رہا ہے۔ اگر بائے نے یہ ٹائڈ بنا لی تو ساری ارتھلی کی ایبزورب کر لے گا۔ دوسرے سیکٹر کے چوزن ایسا ہونے نہیں دیں گے، اس لیے وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بائے کو ختم کر دو۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بائے کو فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ پوری نہیں کرنے دیں گے۔ ادھر شان بھی کی چرانے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، لیکن تب بہت سارے ڈسائپلز کو بائے کی ڈائریکشن میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ بائے جیسے دکھنے والا ڈسائپل بھی بھاگ رہا ہے، لیکن راستے میں بہت سارے ٹریپس لگے ہوتے ہیں۔ زیشن سوچتا ہے کہ آخر بائے نے کتنے ٹریپ لگائے ہیں۔ کچھ ڈسائپلز بائے تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن بائے نے 1000 ہائی کوالٹی پروٹیکٹیو ٹیلسمین لگائے ہیں۔
बाय अंदर आराम से बैठा होता है, लेकिन उसे भी पता है कि ये बैरियर बहुत देर तक नहीं टिकने वाला और उसे उससे पहले अपनी 8वीं टाइट बनानी होगी। बाय अपनी अनटाइंग पावर यूज़ करता है और सब शॉक हो जाते हैं जब बाय अचानक 9वीं टाइट बनाने लगता है और ये अर्थली वेन की पीक है। बाय के सेक्टर मेंबर्स देखते हैं हुयन ने अपनी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बंद कर दी है और जाकर भाई की हेल्प करना चाहता है। पास कुछ डिसेपल्स बताते हैं कि पीक अर्थली फाउंडेशन की पावर से कोई भी पागल हो सकता है और उन्हें लगता है कि बाय भी मास्टर वूजी की तरह हर चीज़ डिस्ट्रॉय करने लगेगा। जिंडाओ गुस्सा होता है कि उसकी लेवल 7 टाइट बाय ने अब्जॉर्ब कर ली। फैंगलिंग के साथ भी ऐसा ही हुआ है। डिसाइपल्स बाय का बैरियर तोड़ लेते हैं और बाय पर फिर से अटैक करने लगते हैं। बाय की अनडाइंग पावर ने 9वीं टाइट बनाई है और वो अभी अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बाय सोचता है क्या मुझे जिंदा रहने के लिए 9वीं टाइट छोड़ देनी चाहिए। तब हुयन बाय को बचाने के लिए आ जाता है। जिंडाओ बताता है कि उसका भाई भी बाय को मारने गया है, लेकिन फैंगलिंग को वॉन रोक लेती है। वो बाय को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन फैंगलिंग कहता है कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता। उधर जिंडाओ सारे स्पिरिट सेक्टर डिसाइपल्स को हरा देता है, लेकिन हुयन अभी भी हार नहीं मानता और कहता है कि वो बाय को प्रोटेक्ट करेगा। बाय कल्टीवेशन पर फोकस कर रहा है, लेकिन वो पास हुयैंग और वॉन को सेंस कर सकता है। उधर हुयैन बहुत इंजर हो गया है, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। फैंगलिंग बताता है कि अगर तुम मुझे थोड़ी देर के लिए रोक भी लोगे तब भी बाय नहीं बच पाएगा। हुयन कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और उसे याद आता है कि जब बाय ने उसे लूशियन क्लैन वालों से बचाया था और अगर बाय उसे ना बचाता तो आज हुयैंग जिंदा ना होता। जिंडाओ शौक होता है क्योंकि हुयैंग इस अटैक को करने के लिए अपनी लाइफ एसेंस यूज कर रहा है। हुयैंग अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके सोल डिस्ट्रक्शन अटैक करने लगता है, लेकिन तब हान ली आके उसे रोक देता है और बताता है कि वो बाय को हेट करता है, लेकिन किसी दूसरे सेक्टर को वो स्पिरिट सेक्टर के डिसेबल को हर्ट नहीं करने देगा। उधर वॉन की हालत भी खराब होती है और वो फैंगलिंग की इंसल्ट करती है। फैंगलिंग पूछता है कि तुम बाय का साथ क्यों दे रही हो, इसमें तुम सबका फायदा है अगर बाय मार जाए, क्योंकि उसे लगता है बाय पीक अर्थली वेन की लेने के बाद पागल हो जाएगा। 800 साल पहले मास्टर वूजी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। 9वीं टाइट की पावर से वूजी की ह्यूमैनिटी खत्म हो गई थी और फिर उसने अबिस में सबको मार डाला। वॉन को बाय पर विश्वास है और उसे नहीं लगता कि बाय के साथ ऐसा होगा। उधर जिंडाओ ने बेहान ली को इंजर कर दिया होता है, लेकिन वो भी कहता है कि बाय बच जाएगा। आखिर में वो भी मान लेता है बाय का जिंदा रहना स्पिरिट सेक्टर के फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। बेहान ली और वॉन दोनों ही हार जाते हैं और फैंगलिंग वॉन को हिल से नीचे फेंक देता है। बाय इमोशनल हो जाता है, लेकिन हिल नहीं पा रहा। वो सेंस कर सकता है कि उसके दोस्त खतरे में हैं। फैंगलिंग बाय पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे बाय की डिवाइन शील्ड टूट जाती है। उसे लगता है कि अब बाय का खेल खत्म, लेकिन ये देखकर शौक होता है जब बाय उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लगता है और साथ साथ इसे भी अब्जॉर्ब कर लेता है। तब ये देखकर डर जाते हैं जब ब्लड रेड कलर की लाइट चारों तरफ फैल जाती है। ऐसा 800 साल पहले हुआ था जब वूजी ने कंट्रोल खो दिया था। तब बाय सामने आता है और जिंडाओ सबसे कहता है कि अभी चांस है, अटैक करो, अभी बाय की फाउंडेशन स्टेबल नहीं हुई। बाय कहता है कि तुम जैसे कायर मुझे कभी नहीं मार पाएंगे और ऐसी पावर दिखाता है जो कभी किसी ने नहीं देखी। बाय बदल गया है क्योंकि वो बेरहमी से सबको मारा है। भागते हुए डिसाइपल्स कहते हैं बाय एक डीमन है। जिंडाओ भी ये देखकर डर जाता है पीक अर्थली वेन की पावर कितनी डेंजरस है, क्योंकि बाय बिना सोचे सबको मार रहा है। बाय कहता है कि उसने हमेशा से कल्टीवेशन की ताकि वो अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सके और वो किसी को मारना या फिर फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने बाय को 9वीं टाइट कंप्लीट नहीं करने दी और उसके फ्रेंड्स को हर्ट किया, इसलिए सबको मरना होगा। जिंडाओ और उसके लोगों के अटैक बाय पर काम नहीं करते। तब बाय जिंडाओ पर एक पेनफुल अटैक करता है और जिंडाओ भी अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है, लेकिन बाय स्पीड से आकर जिंडाओ का अटैक रोक देता है और फिर जिंडाओ का खेल खत्म कर देता है। उधर ज़ीशेन भी बाय ने जो लाशों का ढेर लगाया है देखकर कहता है कि हिस्ट्री फिर से दोहराई जा रही है, क्योंकि एक और मास्टर वूजी पैदा हो गया है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।